हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो क्लास 12 का बहुत शानदार चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और अब हम आ गए हैं फाइनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू पार्ट 1 पे आ गए हैं। ठीक है, आपसे बस इतनी दरख्वास्त है कि आप तरीके से सारे फॉर्मूले प्लीज रिवाइज करके बैठेगा, बिकॉज अब वो समय आ चुका है यार कि आपके पास फॉर्मूले की शीट बनी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप सीधे फॉर्मूला रिवाइज करें और सीधे अप्लाई कर दें क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बिल्कुल टाइम वेस्ट होता ही नहीं उसमें। चलिए, तो बिना समय लगाए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं, जल्दी आते हैं पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 60 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब दो प्लेन मिरर्स हैं और वो इंक्लाइंड है 60 डिग्री के ऊपर। तो पहले तो एक काम करो भाई, पूरा पर्सपेक्टिव सेट करने के लिए पहले बना लो प्लेन मिरर्स। पहला प्लेन मिरर, दूसरा प्लेन मिरर। ठीक है, और वो इंक्लाइंड है 60 डिग्री के एंगल पे, वो इंक्लाइंड है 60 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, तो ये पहला प्लेन मिरर हो गया और ये हो गया आपका दूसरा वाला प्लेन मिरर। मैं तो बोलता हूं नाम भी डाल दो इसका नाम भी रख ही दो ना, काय का वेट करना नाम भी रख दो इसका। तो ये हो गया पहला वाला प्लेन मिरर और ये हो जाएगा आपका दूसरा वाला प्लेन मिरर। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो इंक्लाइंड थे, ये इंक्लाइंड थे एट एन एंगल ऑफ, सवाल के अकॉर्डिंग 60 डिग्री। ठीक है, अब हुआ क्या है ना बेटा, सवाल पकड़ो। इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर इज पैरेलल टू द सेकंड मिरर, इसका मतलब ये है कि अब जो लाइट आ रही है ना फर्स्ट मिरर पे, वो पैरेलल है सेकंड मिरर के, इसका मतलब इसके जैसी पैरेलल। ठीक है, तो व्हाइट से बनाते हैं लाइट रेस को भाई साहब, कन्वेंशन सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये लग रहा है कि पैरेलल है, जल्दी बताओ, लग रहा है ना ये कि ऑलमोस्ट यार, पिकासो लेवल थोड़ी। तो ये जो है ये इस लाइन के पैरेलल तो है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जब ये लाइट रे आगे कैसे स्ट्राइक करेगी ना, ठीक है, दिस इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द सेकंड वाला मिरर। ठीक है, अब उसके बाद क्या होने वाला है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो होगा, उसको रोकोगे थोड़ी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बनेगा नॉर्मल। क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। ठीक है, सबसे खास बात क्या है, सबसे प्यारी बात यहां पे क्या है कि ये एंगल है 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये भी कितना हो जाएगा, ये एंगल भी हो जाएगा 60 डिग्री का, पक्की बात है। तो 60 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या होगा, ये था नॉर्मल, तो अगर ये 60 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है ना, तो ये जो बाकी बचा हुआ एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, उसके बाद जब लाइट रेज आकर के ऐसे स्ट्राइक करी, जब लाइट रेज आकर के ऐसे स्ट्राइक करी, तो फिर ये लाइट रे ऐसे निकल भी जाएगी, ये लाइट रेज ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल भी जाएगी। चलेगा आपको इतना? तो लाइट रेज जाकर के अब वहां पे स्ट्राइक करने वाली है भाई, 30 डिग्री पे आके यहां पे स्ट्राइक हुआ था। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ना, वो आप प्लेन मिरर से नहीं निकालते हैं, वो आप इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का निकालते हैं। तो यहां पे 30 डिग्री इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये जो बाकी बचा कुचा एंगल हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, बिकॉज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ना। ठीक है, तो ये 60 डिग्री होगा, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया। अब जब लाइट रेज यहां पे जाकर के स्ट्राइक करेंगी, सबसे पहला काम क्या बनता है आपका, नॉर्मल प्लॉट करना। ठीक है, तो ये सेकेंड वाला सरफेस जो है, इसका जो नॉर्मल बनेगा, ये रहेगा नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल है सेकंड वाले सरफेस पे। अब आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है इस बात पे, जरा सुनते हुए चलेगा। ठीक है, 30 था, अब जरा गौर करना, ये था नॉर्मल मतलब 90 डिग्रीज, उसमें 30 यहां पे चला गया, तो ये कितना बचेगा, 60। सही जा रहे हैं अपन, पक्का? अब जरा गौर करना बहुत ही प्यार से, एक किसी भी ट्रायंगल का जो नेट समेशन ऑफ एंगल होता है वो कितना होता है, 180। उसमें से 60 डिग्री यहां हो गया, 60 डिग्री यहां हो गया, तो लाजमी सी बात है ये वाला जो एंगल होगा वो भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, पक्का? तो 60 60 60 कितना हो गया, 180 हो गया। ट्रायंगल का नेट समेशन कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, अब जरा गौर करना बहुत ही अच्छे से, ये एंगल आ रहा है 60 डिग्री का, तो बाकी जो ये बचा हुआ एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री, इसका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो 60 प्लस 30 बोले तो 90। ठीक है, अब देखो क्या होने वाला है, आपसे सवाल में ये पूछा हुआ है कि यहां पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होने वाली है, फाइनल, पहले पे टकराया फिर दूसरे पे टकराया, उसके बाद जो फाइनल लाइट रेज होने वाली है, जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे होने वाला है, जल्दी, जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे होने वाला है, वो सेकंड मिरर से जो होने वाला है, वो क्या होगा, इन चारों में से कौन सा अप्रोप्रिएट होने वाला है? तो जरा गौर करेंगे, पहले तो डायग्राम पे आ जाओ, ये गया यहां पे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, जरा गौर करना, यहां पे गया 60 डिग्री बन गया, 30 डिग्री बन गया। ठीक है, उसके बाद जो लाइट रेज है ना, अब अगर ये 30 पे स्ट्राइक कर रहा है तो 30 पे ही रिफ्लेक्शन भी होगा, तो अगर 30 पे स्ट्राइक कर रहा है तो 30 पे ही रिफ्लेक्शन भी होगा। अब जरा गौर करो अच्छे से, ये हो गया आपका
30 पे रिफ्लेक्शन। ठीक है, जरा बहुत अच्छे से समझना, ये 30 डिग्री आ गया है तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब जरा गौर करो क्या होगा, देखो ये 30 हो गया, ये वाला 30 हो गया। अब यहां पे ये था अपने पास नॉर्मल, क्या था अपने पास नॉर्मल था, तो नॉर्मल का जो राइट वाला एंगल होगा इन टोटल वो कितना होगा 90 डिग्री का होगा। तो नॉर्मल में से 30 तो यहीं पे हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला कितना होगा 60 डिग्री होगा। कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो अब जरा गौर करना, देखो ये 30 था तो इसका 30 होना लाजमी था। अब नॉर्मल में से 30 चला गया तो बाकी कितना बचा 60 बचा। तो ये जो इमर्जेंट, ये जो फाइनल लाइट रेज होने वाली है, इमर्जेंट नहीं, ये जो फाइनल लाइट रेज होने वाली है ये दरअसल ऐसे जा रही है एज इफ एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, और यहां पर भी क्या एंगल बन रहा था 60 डिग्री का। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो फाइनल रेज है दिस इज बेसिकली पैरेलल टू दी मिरर नंबर 1। ऐसा कोई भी ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन ए है। ठीक है, या ऑप्शन सी है, आप देख पा रहे होंगे उसको, लाइट रेज ऐसे निकल रही हैं जो कि बेसिकली मिरर 1 के पैरेलल जा रही हैं। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं कि फाइनल लाइट रेज, फाइनल रे ऑफ लाइट, फाइनल रे ऑफ लाइट इज पैरेलल, फाइनल रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू मिरर नंबर 1। Final ray of light is parallel to mirror number 1. It's as simple as that. ठीक है, तो आई गेस आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। ये लाइट रे स्ट्राइक करी 60 डिग्री के एंगल पे, बचा हुआ कितना हो गया 30 डिग्रीज हो गया। उसके बाद ये वाला जो एंगल था वो भी कितना होगा 30, तो बचा हुआ कितना हो गया 60 हो गया। एक ट्राइंगल में नेट समेशन कितना आता है 180 आता है, 60 प्लस 60 प्लस 60 180, तो इसको भी क्या होना पड़ा 60 होना पड़ा। अब अगर ये 60 हो गया तो नॉर्मल में कितना बच गया 30 बच गया। जो चीज यहां पे हो रही है, देखो जब लाइट रे यहां पे स्ट्राइक करी तो 30 डिग्री इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिरर नंबर 2। ठीक है, तो इसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी कितना होगा 30 डिग्री का होगा। उसके बाद नॉर्मल के बाद जब 30 यहां पे खर्च हो गया तो कितना बचा 60 डिग्री बचा। तो फाइनल रे ऑफ लाइट जो है ना वो मिरर 2 से एंगल कितना बना रही है 60 डिग्री का, और यहां पर भी कितना बन रहा है 60 डिग्री का। इसका मतलब जो लाइट रेज ऐसे निकल रही है फाइनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, वो बेसिकली पैरेलल है मिरर नंबर 1 के। ठीक है, ये रहा इसका डिटेल्ड डायग्राम। ठीक है, तो पहले इसको जल्दी छाप लो, 3 2 1 रेडी गो डन। ठीक है, ये वाला हो गया। और उसके बाद पैरेलल टू दी फर्स्ट मिरर, तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो जल्दी इसको नोट करो, 3 2 1 रेडी गो डन। ठीक है, ओके। उसके बाद ये तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, पूरा बना ही लिया होगा, साथ साथ बनाते हुए चलना है। रे डायग्राम्स का मसला है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि सर समझ गए आप कर लेंगे इसको फिर हो गया वो काम। ठीक है, तो ऐसे चीजों को आप टालते मत रहा करिए, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचिए भाई। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना पड़ेगा, अदरवाइज हर काम टल ही जाएगा, तुम्हारे गोल्स भी टल ही जाएंगे, फाइनली ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई, पक्का क्लियर करें इसको। चलो क्लियर इट। अब आते हैं जल्दी से इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसका ऑप्शन क्या था, इसका ऑप्शन सी था। ठीक है, इसको हम कर चुके हैं फिगर आउट। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलना चाह रहा है, तो रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ डायरेक्शन। अच्छा जी, वेक्टर्स का फंडा आ गया। कौन सा फंडा आ गया, वेक्टर्स का फंडा आ गया। अगर वेक्टर्स का फंडा आ गया ना तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी छोटा सा जो उसका प्री रिक्विजिट होता है जरा मैं आपको वो सिखा देता हूं एक बार, अगर आप लोग को याद नहीं हो तो। ठीक है, जिनको याद है तो बहुत बढ़िया, वो तो सवाल पे कूद जाओ। जिसको मालूम है कि डॉट और क्रॉस सॉल्व कैसे करना है वो सवाल पे कूद जाओ। जिसको नहीं पता है उसको मैं जरा बता देता हूं कि अगर आपको दो वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लीकेशन लेना है तो ए डॉट बी, इसका फंडा क्या होता है, ए वाले वेक्टर का मॉड्यूलस बी वाले वेक्टर का मॉड्यूलस कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। सर एंगल कहां से आ गए यार, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पार्टिकल पर, किसी भी बॉडी पर अगर दो वेक्टर्स काम कर रहे हैं, वेक्टर ए ऐसे काम कर रहा है और वेक्टर बी अगर ऐसे काम कर रहा है, उन दोनों में कितना एंगल आ रहा है, थीटा का एंगल आ रहा है। कितना एंगल आ रहा है, थीटा का एंगल आ रहा है। तो उन दो वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लिकेशन विल बी इवैल्यूएटेड बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। और इन्हीं दोनों का अगर आपको निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट, इन्हीं दोनों का अगर आपको निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट तो ये ऐसे निकलता है, वेक्टर ए वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वाले वेक्टर का मॉड्यूलस बी वाले वेक्टर का मॉड्यूलस और फिर आ जाता है साइन थीटा। क्या आ जाता है, साइन थीटा। ठीक है, ये पूरा क्लियर है, पक्का। इसे गायब किया जाए, चलो नोट कर लिया होगा उसको। उसके बाद डॉट वाले में सबसे खास जो बातें होती है ना वो जरा आप एक बार इत्मीनान से समझ लीजिए। ठीक है, आप लोग जानते हैं आई कैप जे कैप के कैप क्या होता है। आई कैप शो करता है डायरेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस, जे कैप शो करता है डायरेक्शन ऑन द वाई एक्सिस और के कैप इज द यूनिट वेक्टर फॉर डायरेक्शन ऑन द जेड एक्सिस। ठीक है, अगर मैं आपसे आई डॉट आई पूछ लूं
या मैं आपसे जे डॉट जे पूछ लूं, या मैं आपसे के डॉट के पूछ लूं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन अगर मौजूद है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 0। फॉर एग्जाम्पल आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, उल्टा कर दो 0। ठीक है, बस ये वाले जो होंगे सेम सेम का मल्टीप्लीकेशन डॉट में, दिस विल गिव यू आंसर एज 1 ओनली। ठीक है, इसे क्लियर करें। अब जरा क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे ऐसे की फीचर्स क्या होते हैं, तो जरा उन पे नजरें जमाइए। जिनको आता है इतना बेसिक उनको तो ठीक है, वो तो सवाल पे कूद जाएंगे फट से। जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता रहा हूं, बिकॉज इसी का तो फंडा यूज होना है, इसके बिना ये वाला सवाल होगा नहीं यार। आई हो गया, जे हो गया, और ये आ जाएगा के। ठीक है, देखो भाई साहब, यहां पे कोई अगर आपसे सेम वालों को मल्टीप्लाई करने को बोले बट क्रॉस में, आई क्रॉस आई कोई बोले, या आपसे कोई अगर जे क्रॉस जे बोले, या आपसे कोई अगर के क्रॉस के बोले, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा पता है? आपका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आई क्रॉस जे क्या होगा, तो आंसर के। ठीक है, मैं बोलता हूं जे क्रॉस के क्या होगा, तो आंसर आई। मैं बोलता हूं के क्रॉस आई क्या होगा, तो आंसर जे। ठीक है, जब तक एबीसीडी सही चल रही है तब तक आंसर अगला वाला, आई क्रॉस जे का आंसर के वाला, जे क्रॉस के का आंसर आई वाला, के क्रॉस आई का आंसर जे वाला। लेकिन अगर एबीसीडी मैंने बिगाड़ दी, मैंने बोला जे क्रॉस आई बताओ, तो जे क्रॉस आई जो है वो साइक्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट जा रहा है ना। ठीक है, जे क्रॉस आई का आंसर माइनस के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के तो रहेगा बट माइनस में रहेगा। तो ये छोटी सी बात का जरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी तो ये फंडे बड़े आराम से सॉल्व हो जाते हैं। तो जरा पहले एक बार आप इस सवाल को अच्छे से समझिए, सेल्फ ट्राई करिए, अगर नहीं होता है तो फिर तो मैं करवाने वाला हूं, जल्दी करिएगा ट्राई। चलिए ठीक है, फिर अब आपने देख लिया होगा, अब आ गया है मौका, अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, तो भाई साहब इसके अंदर जो बेसिक फंडा यूज होना है वो होना है रिफ्लेक्शन का और थोड़ा सा वेक्टर्स का। ठीक है, तो वेक्टर्स में जब हम लगाते हैं ना डॉट प्रोडक्ट, तो उसमें आपने अभी एक बात खास नोट अगर करी होगी तो वो ये बात थी कि ए वाला वेक्टर और बी वाला वेक्टर दे वर कोइनिशियल वेक्टर्स, मतलब उन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम जगह से हो रहा था। ठीक है, तब जाकर के कितना एंगल था इनके बीच में? थीटा का एंगल था। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे कि दो जो वेक्टर हमारे पास होंगे ना उनको हम स्टार्ट करवाएंगे सेम पॉइंट से, तब जाकर के डॉट प्रोडक्ट लगाना बड़ा आसान हो पाएगा। ठीक है, तो ये कोइनिशियल वाला फंडा जरा दिमाग में रखना। अब आते हैं सवाल के ऊपर। अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ डायरेक्शन दिस इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, मतलब रिफ्लेक्शन है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ट्रेवल्स अलोंग द डायरेक्शन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा अब जे वाला जो है ना वो वहां पे नेगेटिव में आ रहा है, जे वाला नेगेटिव में आ रहा है, बाकी आई वाला तो मतलब एक्स एक्सिस पे बढ़ रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग तो ग्राफ जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, या फिर जो रेज है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा हो रहा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा हो रहा है कि वाई एक्सिस पर नेगेटिव साइड मोशन हो रहा है। कहां मोशन हो रहा है? नेगेटिव मोशन ऑन दी वाई एक्सिस। ठीक है, तो x पर एग्जैक्टली पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ते जाएगा, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद x पर तो बढ़ ही रहा है लेकिन y पर डायरेक्शन जा रही है नेगेटिव। ठीक है, तो उसके लिए समझ में आ जाना चाहिए कि कैसा कर्व, कैसा जो रेस बनने वाली है वो बनेगी। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ट्रेवल्स, ये हो गया। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब जरा चेक करना रे डायग्राम कैसे बनाएंगे इसके, अपन गौर करो। जैसे मान लो प्लेन मिरर, ठीक है, क्या ये प्लेन मिरर, ठीक है, और ये पीछे मान लिया मैंने उसका नॉन रिफ्लेक्टिव साइड। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों माना है पता है? बिकॉज जब लाइट रेज आएंगी ना तो लाइट रेज को मैं ऐसे स्ट्राइक करवाने वाला हूं, लाइट रेस को मैं ऐसे स्ट्राइक करवाने वाला हूं। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर ये प्लेन मिरर बीच में नहीं आता तो जो लाइट रेस हैं ये इसके पाथ को फॉलो करते हुए ऐसे आगे निकल जाती। ठीक है, लेकिन ये प्लेन मिरर बीच में आ गया तो लाइट रेस जो है वो फिर ऐसे निकल जाएंगी। ठीक है, अब जरा गौर करना हो क्या रहा है, ये था बिफोर रिफ्लेक्शन, ये था आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, दोनों ही केसेस में ये जो पूरा कर्व है, ये जो पूरा एक्सिस पे जो ये लाइट रेस स्ट्राइक कर रही है ये आगे ही तो बढ़ रही है अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक जब आया, ठीक है, तो एक्स पर आगे बढ़ने को कहेंगे इसको। जब यहां से लेकर के यहां तक आया, जब इस तरफ जा रही है तो इसको भी एक्स पर आगे बढ़ना ही कहा जाएगा। ठीक है, बट द थिंग इज दैट वो तो हो भी रहा था ना, मैंने यहां पे कहा भी था, मैंने यहां पे लिखा भी था कि जो पूरा मोशन था ना वो एक्स एक्सिस पे फॉरवर्ड हो रहा है, मतलब एक्स की जो वैल्यू है ना वो बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ही गिवन था, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में है लेकिन वाई का जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव में चला गया। ठीक है, मतलब वाई पहले बढ़ रहा होगा बिकॉज पॉजिटिव था, उसके रिफ्लेक्शन के बाद वाई घट रहा होगा बिकॉज नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये था अपने पास वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, जैसे ही एक रे ऐसे स्ट्राइक कर रही है तो वाई पर तो बढ़ रहा है, वो लाजमी सी बात है, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन रे जा रही है नीचे, मतलब वाई पर घट रहा है। ठीक है, दैट्स वाई नेगेटिव। इसलिए गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग जो अप्रोप्रिएट
सेपरेट रे डायग्राम्स होंगे वो ऐसे होने चाहिए, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा क्या हो रहा है यहां पे, ये था इंसिडेंट रे, ये आपके पास आ गया है इंसिडेंट रे, और जो इस तरफ जा रहा है दिस इज नथिंग बट द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज नथिंग बट द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब जरा गौर करें अच्छे से, सिंगल लाइन थी तो मतलब एंगल इज गोइंग टू बी 180, ठीक है। अब यहां पे ना सबसे पहले तो आप प्लॉट कर दीजिए नॉर्मल, यहां पे तो आपने प्लॉट कर दिया है नॉर्मल, ठीक है। अब मैं आपसे बस ये एक छोटी सी बात कहना चाह रहा था कि मैं ये सोच रहा हूं कि जो ये व्हाइट, जो इंसिडेंट लाइट रेज है ना व्हाइट वाली, उसको मैं कहता हूं एक्स्ट्रापोलेट, क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रहा और इंसिडेंट ये रहा। अब ये कोइनिशियल नहीं है, ठीक है, बिकॉज इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे, तो कोइनिशियल तो नहीं है। अगर मैं इस इंसिडेंट रे को हल्का सा आगे एक्स्ट्रापोलेट कर दूंगा और बोलता हूं कि भाई फिर, अब जरा गौर करना, यहां से आगे जब मैं करूंगा इसको एक्स्ट्रापोलेट, तो मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं कुछ, ये देखना आया कुछ समझ मैं क्या बोल रहा हूं? इंसिडेंट रे को ऐसे मत लो, ठीक है, इंसिडेंट रे को यहां से लो, सेम लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। एरोस पे जरा गौर फरमाइएगा, एरो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे को ना आप एग्जैक्टली यहां से मत लीजिए, यहां से मत लीजिए, आप इंसिडेंट रे को यहां से लीजिए, बिकॉज वो सेम लाइन ऑफ एक्शन ही है, ठीक है। अब अगर आप ऐसे इसको परसीव करेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स्ट्रापोलेटेड, दिस इज द एक्स्ट्रापोलेटेड इंसिडेंट रे, दिस इज द एक्स्ट्रापोलेटेड इंसिडेंट रे, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा कि नाउ दे आर कोइनिशियल, ये था एक्स्ट्रापोलेटेड इंसिडेंट रे और ये था अपने पास रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो यहां पर जो एंगल बनेगा, अब दो वेक्टर्स के बीच के जो एंगल जो बनते हैं उसको हम क्या बोल देंगे? थीटा बोल देंगे इसको, इसके एंगल को मैं बोल देता हूं पूरा थीटा, कितना बोल देता हूं? थीटा, ठीक है। उसके बाद ये जो एंगल होगा इसको बोल लूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और ये जो एंगल होगा इसको बोल लूंगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि ऑब्वियस सी बात है, ऐसा होता ही है, ठीक है। अब जरा गौर करना क्या होगा, इन दो वेक्टर्स, अब मैंने इन दो, इस वाले वेक्टर को, इस वाले वेक्टर को मैंने कर दिया है कोइनिशियल, मैंने क्या कर दिया इन दोनों को, इनको मैंने कर दिया है कोइनिशियल, सेम जगह पे स्टार्ट हो रहे हैं। अब अगर दो वेक्टर्स कोइनिशियल हो गए तो मैं इसका डॉट मल्टीप्लीकेशन तो निकाल ही सकता हूं। सर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्यों नहीं निकाल रहे? बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हल्का सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, तो वहां से फिर वो करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट्स लगाने पड़ेंगे, तो उससे बचने के लिए मैं यहां पे कर रहा हूं डॉट मल्टीप्लिकेशन, स्केलर वैल्यू में आंसर भी आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज द स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक काम करूं क्या, जो इंसिडेंट रे आ रहा है ना, जो मेरे पास इंसिडेंट रे आ रहा है, मैं उसको वेक्टर ए नाम दे देता हूं, और जो मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है, जो मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है, इसको मैं वेक्टर बी नाम दे देता हूं। तो आप इस बात को समझ जाएंगे, ठीक है। तो ए का मतलब क्या हो जाएगा? इंसिडेंट रे, और बी का मतलब क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे का मैं एक्स्ट्रापोलेटेड वर्जन लूंगा, ठीक है, तभी तो इसको एक्स्ट्रापोलेटेड इंसिडेंट को और रिफ्लेक्टेड को मैं कोइनिशियल दर्शा पाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं करने वाला हूं ए डॉट बी, ध्यान देना अच्छे से। अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो आपका जो फॉर्मूला आता है वो आता है ए वाले वेक्टर का मॉड्यूलस, फिर आता है बी वाले वेक्टर का मॉड्यूलस, फिर आता है कॉस थीटा। दिमाग में इस बात को सेट करो कि एक्स्ट्रापोलेशन करने के पीछे का बेसिक इंटेंशन क्या था। एक्स्ट्रापोलेशन करने के बाद ही मैं ये बात को एकदम पुख्ता कर पाया कि ये वाला रे, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे, वो दोनों कोइनिशियल में दर्शा पाया, ठीक है। अदरवाइज अगर इसको मानता रहूंगा हमेशा इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, तो वो कोइनिशियल नहीं है, सही से वेक्टर का जो फंडा है ना डॉट वाला, वो अप्लाई नहीं हो पाता है, ठीक है। कई लोग बिना एक्स्ट्रापोलेशन के भी करके दिखाए थे, बट मैंने आपको बता दिया कि यार कोइनिशियल, बिकॉज जब आप लोग पढ़ते हैं ना हमेशा, तो आप लोग हमेशा उसको ऐसे ही पढ़ते हैं कि ए वाला वेक्टर गया, बी वाला वेक्टर गया, और तब उनके बीच में एंगल पढ़ते हैं आप थीटा। खास बात क्या है? दे आर कोइनिशियल। यहां पे खास बात क्या थी कि दे आर कोइनिशियल, तो मैंने कोइनिशियल बनाने का ट्राई कर दिया, ठीक है। अब ये ए वाला वेक्टर है, ये बी वाला वेक्टर है, डॉट मल्टीप्लिकेशन का बेसिक फॉर्मूला ये होता है। और अब तो क्लियर भी है ना भाई कि भाई ए वाला वेक्टर और बी वाले वेक्टर के बीच का ही एंगल थीटा है जो मैं वहां पे निकालने वाला हूं, ठीक है। एक बार मुझे थीटा मिल जाए, क्या मिल जाए? थीटा। अगर मुझे एक बार थीटा मिल गया तो इसको और इसको तो मैं निकाल ही लूंगा ना, बिकॉज मैं इस बात को जानता हूं कि आई इज इक्वल्स टू क्या होता है? आर। आई इज इक्वल्स टू क्या होता है? आर। तो ये अब इसके बाद फिर आई निकालना बड़ा आसान होगा। आई निकालने के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? बिकॉज फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई ही तो निकालना है, ठीक है। अब जरा गौर करिए, ए डॉट बी पहले कर लिया जाए, ठीक है। तो ए वाला वेक्टर क्या है? ए वाला वेक्टर गिवन था यहां पे यार, आई प्लस रूट 3j अपॉन 2, और बी वाला होगा माइनस में, ठीक है। जे कैप, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ए वाला वेक्टर। उसके बाद जब बी वाले वेक्टर की आप बात करेंगे तो बी वाला क्या हो जाएगा? आई कैप, ये हो जाएगा माइनस रूट 3/2 जे कैप,
इज इक्वल्स टू, अब करना पड़ेगा ए का मॉड्यूलस, फिर करना पड़ेगा बी का मॉड्यूलस, ठीक है भाई। किसी भी वेक्टर का आप मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स वाले का स्क्वायर प्लस वाई वाले का स्क्वायर। तो जो वेक्टर ए था ना आपके पास, वेक्टर ए वाज गिवन एज आई वेक्टर प्लस √3 बाई 2 जे वेक्टर, और जो बी वाला वेक्टर था वो गिवन था आई वेक्टर माइनस का √3 बाई 2 जे वेक्टर। चलेगा आपको इतना। अब जैसे आप ए वाले का मॉडुलस निकालेंगे तो किसी वेक्टर का मॉड कैसे निकलता है, अंडर रूट ऑफ एक्स वाले का स्क्वायर प्लस वाई वाले का स्क्वायर। तो एक्स क्या है 1/2, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करूंगा तो 1/4, ठीक है। उसके बाद √3/2 होगा, यहां पे √3/2 का स्क्वायर करो तो 3/4, कितना हो जाएगा 3/4। चलेगा आपको इतना। उसके बाद जब आप बी वाले वेक्टर का मॉडुलस लेंगे, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, फिर -√3/2 उसका स्क्वायर करेंगे तो भी क्या हो जाएगा 3/4। तो ये भी कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, 1/4 प्लस 3/4। और बगल में क्या आ रहा है, बगल में आ रहा है कॉज ऑफ एंगल बिटवीन पहला वाला वेक्टर एंड दूसरा वाला वेक्टर, मतलब ए और बी के बीच का, ठीक है। तो ये वाला जो एक्स्ट्रापोलेटेड है वो भी तो वेक्टर ए ही है ना, और ये वाला क्या है वो तो वेक्टर बी है, ठीक है। अब जरा गौर करें भाई, दो वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है, आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करो, जे वाले को जे वाले से, ठीक है। तो 1/2 इंटू 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4। उसके बाद प्लस माइनस का तो हो गया माइनस, उसके बाद √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, यार ये 1/4 प्लस 3/4 कितना होता है पता है 4/4, ठीक है। तो 4/4 मतलब 1, रूट के बाहर आएगा 1 तो 1 ही रहेगा, सिमिलरली ये भी आएगा रूट के बाहर तो 1 ही रहेगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा cos थीटा, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व किया जाए तो 1/4 माइनस 3/4 इज -2/4, ठीक है। -2/4 करेंगे तो -1/2, तो -1/2 आ जाएगा cos थीटा। नाउ एक बड़ी प्यारी सी बात है कि यहां पे जो ये आ रहा है ना cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो यहां पे सबसे प्यारी बात ये है कि थीटा जो है वो हो जाएगा 120 डिग्री। क्या हो जाएगा थीटा 120 डिग्री, बिकॉज ये आपको पता होना चाहिए था कि cos 120 डिग्री जो होता है ना वो होता है माइनस का 1/2। अगर आपको शक हो रहा है कि सर ऐसा सच में कैसे हो गया, तो आई लेट यू नो। देखो भाई साहब, आपको निकालना है cos 120 डिग्री, तो आप इसको ऑब्वियसली लिख सकते हैं cos 180 - 60। हाँ ना बोलो भाई, लिख सकते हैं क्या, पक्का लिख सकते हैं cos 180 - 60। तो जब cos को 180 के बेस पे चेंज करेंगे तो वो रहेगा तो cos में ही, बट द थिंग इज दैट cos 180 - 60 का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos आता है नेगेटिव में, तो माइनस का cos 60, ठीक है। अब वैसे cos 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो ये बाहर का माइनस लगा हुआ था, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 1/2, जिसका सीधा मतलब ये है कि cos 120 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस के 1/2 के बराबर, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था कि cos 120 आ रहा है ना, क्या कहा था मैंने कि -1/2 जो है वो कब आएगा cos 120 पे आएगा, ठीक है। तो यहां पे सबसे प्यारी बात क्या है, थीटा पकड़ो। थीटा कितना आ गया आपका, थीटा आ गया है 120 डिग्री, जिसका सीधा मतलब ये है कि ये जो है ना ये आ गया है 120 डिग्री। अब आपसे आई पूछा हुआ था, क्या पूछा हुआ था आपसे आई पूछा हुआ था। तो अब जरा गौर करना यहां पे। नाउ अकॉर्डिंग टू द रे डायग्राम, रे डायग्राम्स के हिसाब से, नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन रे डायग्राम्स, हम एक बात को सीधी तौर पे समझ सकते हैं। वो बात ये है कि जरा गौर करिए अच्छे से, ये जो पूरा एंगल होगा वो कितना होगा 180। अरे स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये एक्स्ट्रापोलेशन के बाद यहां चला गया, ठीक है। ये लाइट रेज यहां तक आई, फिर एक्स्ट्रापोलेट मतलब जबरदस्ती खींच के जब ले गए सीधे में तो वहां चली गई, तो ये स्ट्रेट लाइन में कितना एंगल होगा 180 के बराबर। अब उसमें से भी क्या हो रहा है, ये हो गया है थीटा, ये हो गया है आई, और ये हो गया है आर। तो आई प्लस आर प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, आई प्लस आर प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री। अब एक और बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि आई इज इक्वल टू क्या होता है आर के बराबर होता है, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर के बराबर। तो यहां पे आई और आर की जगह भी आई लिख दो, प्लस थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं ना, कितना आया था 120 आया था, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, जिसके बाद 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 - 120 60 डिग्री, और देयरफॉर सिंपल सी बात है i कितना हो जाएगा 30 डिग्रीज के बराबर, i कितना हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर आ गया आपके पास वो आ गया 30 डिग्रीज। जल्दी इस पर टिक किया जाए, ये तो मैं बता चुका था।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 डिग्रीज। इट्स एज सिंपल एज दैट। और मैंने ये कहा था कि भाई ये दो जो वेक्टर इक्वेशंस है वो देख के मेरे को ये समझ में आ रहा था कि भाई देखो x तो पॉजिटिव ही है, मतलब रिफ्लेक्शन से पहले और रिफ्लेक्शन के बाद तक एक ही बात कांस्टेंट है कि x बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है, इसलिए मैंने डायग्राम को ऐसा रूप दिया। ठीक है, रिफ्लेक्शन से पहले और रिफ्लेक्शन के बाद अगर आप चेक करें ना तो यहां पर आपको समझ में आता है कि अच्छा हम तो x पर आगे ही मूव कर रहे हैं ना, अगर हम x पर आगे ही मूव कर रहे हैं मतलब x बढ़ रहा है, वही उसका मतलब था। और यहां पे इसका जो y वाला जो j कैप वाला कोएफिशिएंट है वो पहले पॉजिटिव था बाद में नेगेटिव हो गया। इससे हमें क्या समझ में आता है कि भाई पहले तो बढ़ रहा होगा अलोंग द वाई एक्सिस। देखो ना, जब ये रे ऐसे जा रहा है तो वो वाई पे बढ़ ही रहा है ना, रिफ्लेक्शन के बाद फिर वाई पे घटने लगा, नीचे आने लगा, इसलिए वहां पे माइनस आ रहा था रिफ्लेक्शन के बाद का। ठीक है, ऑप्शन ए पे टिक लगा लिया होगा। 3 2 1 रेडी गो डन। चले, ये रहा आपके पास इसका पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो पहले भाई साहब जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी करिएगा, फिर अपन इसमें आगे बढ़ने वाले हैं, जल्दी करिए। चलिए फिर, बेहतरीन, नोट कर लिया होगा इसको आप लोगों ने, है ना। अब इसे जरा गायब किया जाए। अब बढ़ते हैं सीधे से अगले वाले सवाल की तरफ। ठीक है, पूरा समझ में आ गया अच्छे से। अगर आपको लगता है ना कि आप कहीं अटक रहे हैं डॉट में या क्रॉस में, तो 11th के लेक्चर्स की प्लेलिस्ट भी प्लीज चेक कर लीजिएगा। वहां पे आपको डॉट और क्रॉस वेक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन के ऊपर का पूरा तरीके से लेक्चर मिल जाएगा, तो आपकी परेशानी वहां से भी सॉल्व हो जाएगी। बाकी जो यहाँ पे रिक्विजिट था वो तो मैंने बता ही दिया आप लोग को। ठीक है, अब जल्दी बढ़ते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। द रेशियो ऑफ speed of object to the speed of the real image of magnification m in the case of a convex mirror is what of these following things। ठीक है, तो मतलब रेशियो पूछा हुआ है, किसका रेशियो पूछा हुआ है? वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ नहीं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन पूछा हुआ है वेलोसिटी ऑफ इमेज का रेशियो। अच्छा, ऊपर ऑब्जेक्ट है और नीचे आ रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज का रेशियो। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वी ओ कर देंगे या वी नॉट बोल लो, वेलोसिटी ऑफ इमेज मतलब वी आई बोल देंगे। ठीक है, तो ये रेशियो जो है ना वो क्या होगा, ये आपसे रिक्वायर्ड है। इसका हल्का सा प्री रिक्विजिट है। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ऑब्वियसली वेलोसिटी होता है। ठीक है, ये v इमेज डिस्टेंस के लिए नहीं आ रहा है, ये v इमेज के डिस्टेंस के लिए नहीं है, ये वाला v है फॉर वेलोसिटी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है वेलोसिटी। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता था कि अगर आप कभी भी अगर आप कभी किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको पता ही है कि आंसर क्या आता है, जीरो। बिकॉज डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज निकालना, और अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो मेरे भाई काय का रेट ऑफ चेंज आएगा उसके अंदर। तो अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन या रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, जीरो। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये छोटी मोटी बातें हैं जो कि मुझे यूज करनी पड़ेंगी अब के इस वाले सवाल के अंदर, ये इसका प्री रिक्विजिट है। ठीक है, चलो दिमाग पूरा यहां पे रखो कि रेशियो निकालना है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब वी नॉट, और स्पीड ऑफ द इमेज मतलब वी आई का। ठीक है, और एम के टर्म्स में निकालना, बिकॉज सारे ऑप्शन जो थे एम के टर्म्स में थे। भाई कॉन्वेक्स मिरर है ना, सवाल के अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रूमेंट हमें गिवन है दैट इज बेसिकली अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आपको ये चीज तो पता है कि भाई कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो या प्लेन मिरर हो, मिरर फॉर्मूला सब पर इक्वली एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस हो जाएगा 1/u। अब एक काम किया जाए, इसको डिफरेंशिएट किया जाए। ठीक है, नाउ इसको करा जाए डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ द साइड्स। ठीक है, जिसके बाद जो कहानी है वो क्या आने वाली है कि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं 1 फोकल लेंथ को, उसके बाद फिर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं 1 इमेज डिस्टेंस को, और उसके बाद फिर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं 1 ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को। ठीक है, अब किसी भी गिवन मिरर के लिए सबसे खास बात क्या होती है कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो भी गया तो इमेज डिस्टेंस चेंज हो जाएगा करेस्पॉन्डिंगली, लेकिन जो फोकल लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लो अगर तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है 100 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो यहां बनेगी 100 सेंटीमीटर की दूरी पे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन मिरर, बट सब में ऐसा होता है ना, मतलब ऐसा नहीं कि डिस्टेंस सेम होता है, सब में ऐसा होता है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट की दूरी को चेंज कर दूंगा तो इमेज की दूरी भी चेंज हो जाएगी, इमेज थोड़ी वहीं खड़ी रहेगी भाई। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पास या दूर जा रहा है तो जो इमेज है वो भी करेस्पॉन्डिंगली या तो दूर जाएगी या तो पास जाएगी, ऐसी होगा ना। तो प्लेन मिरर वाले केस में सबसे आसान काम होता है। यहां पे क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट पास आ गया
तो उसकी जो इमेज है करेस्पॉन्डिंगली वो भी पास आ जाएगी। इसको मैंने एक बहुत शानदार स्टेटमेंट दिया हुआ था कि अगर u चेंज होगा, u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, अगर u चेंज होगा देन v चेंज होगा, देन v चेंजेस। मैंने कहा भी था कि इफ u चेंजेस देन v चेंजेस, ठीक है, बट इकलौती चीज जो चेंज नहीं होती है वो होती है फोकल लेंथ। मिरर के लिए मेरे भाई, किसी गिवन मिरर के लिए, ठीक है, तो बट फोकल लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप एक बार ना सवाल पे आने से पहले या कहीं ऐसे कोने में एक बार इसको लिख लें, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट था, इसको मैं बोल दूंगा कि दिस वाज द ऑब्जेक्ट 1 और ये थी इसकी इमेज, ठीक है, दिस वाज इमेज ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट नंबर 2 और ये आ गई ऑब्जेक्ट नंबर 2 की इमेज, ठीक है, इसको बोल दूंगा मैं इमेज नंबर 2। चलेगा आपको इतना? तो u चेंज होगा तो v चेंज होगा, मतलब u वेरिएबल है v वेरिएबल है, लेकिन इकलौती चीज जो चेंज नहीं हो रही है बेटा वो होती है फोकल लेंथ, ठीक है। तो मतलब फोकल लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। इसे जरा गायब किया जाए, इसे जरा गायब किया जाए और अब लेकर के चलते हैं आपको तरीके से इसके ऊपर, ठीक है। मैं क्यों उसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं पता है, बिकॉज जो फॉर्मूला गिवन था ना वो डिस्टेंसेस के टर्म्स में गिवन था, लेकिन जो चीज रिक्वायर्ड है, जो रेशियो रिक्वायर्ड है वो वेलोसिटी या स्पीड के टर्म्स में रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो वहां पे एक लाजमी सी बात है कि डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा इक्वेशन को, ठीक है, तभी मैं डिस्टेंस से कहां पहुंचने वाला हूं, वेलोसिटी या स्पीड के ऊपर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोकल लेंथ तो कांस्टेंट ही है, ठीक है, सिंस फोकल लेंथ इज कांस्टेंट, ठीक है, बट u और v जो है ना वो बाकायदा यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है। तो फोकल लेंथ कांस्टेंट था तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0 हो गया। उसके बाद 1/v का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा -1/v², उसके बाद dv/dt, चेन रूल। उसके बाद जो -1/u, ये जो +1/u है उसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, -1/u² और बगल में क्या आ जाएगा du/dt आ जाएगा। क्या आ जाएगा, du/dt। अब आपसे ना छोटी सी बात और करनी है, जरा गौर करिए। जैसे मान लीजिए अगर मैंने लिखा है du/dt, इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन, तो वो क्या देगा आपको, वो देगा आपको vo। इसका मतलब होता है ये आपको देगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या दे देगा आपको, ये वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट दे देगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैंने लिख दिया है कहीं पे, या फिर अगर कहीं पे लिखा हुआ मिल गया dv/dt, यहां पर v वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, यहां पर ये वाला v कहां से आया था, मिरर फॉर्मूला से आया था, और मिरर फॉर्मूला में जो v होता है वो क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। तो अगर इमेज डिस्टेंस को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगी इमेज की वेलोसिटी। क्या मिल जाएगी, इमेज की वेलोसिटी। तो vi का मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी तुम भी इसको लिखते हुए चलना मेरे साथ साथ। vi का मतलब हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द इमेज। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये वाली बात समझ में आ गई पक्का? तो एक बार जरा इसको नोट कर लो, बिकॉज मैं इन्हीं टर्म्स को रिप्लेस करने वाला हूं, ठीक है। नोट कर ही लिया होगा, चलो गायब करें इसको अब, ठीक है। जब नोट कर लिया है तो फिर अब इसको गायब ही किया जाए, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन फर्दर। अब आइए आपको बात समझ में, ध्यान देना। यहां पे एक काम करो, 0 को मत टच करो यार, -1/v² को मत टच करो। यहां पे आ रहा है वेलोसिटी, ये जो रेशियो है ना ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, माइनस का ये आ जाएगा 1/u², और ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जस्ट मैंने कहा था कि रिप्लेस करने वाला, रिप्लेस कर दिया मैंने इसको, ठीक है। इसको वहां फेंको, तो माइनस का अपॉन v² इज इक्वल्स टू, ये क्या आ रहा है, v0 मतलब वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन क्या आ रहा है, u का स्क्वायर। यहां तक की बात पूरी क्लियर है, पक्का डन, ठीक है। अब जरा गौर करना, यहां पे रेशियो पूछा हुआ है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, मतलब v0 ऊपर आएगा, vi जो है वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर अगर आप समझे तो v0 और नीचे मैंने क्या फेंक दिया, vi इज इक्वल टू -u² पहुंचा ऊपर और नीचे क्या रहेगा, v का स्क्वायर, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू क्या आ रहा है। देखो भाई, माइनस को टच मत करो, अभी टच मत करो उसको, ठीक है। ये आ रहा है u/v का होल स्क्वायर। क्या आ रहा है, u/v का होल स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा ना एक अलग सी बात यहां पे लेकर के आता है। मिरर्स के लिए क्या होता है, देखो लेंसेज के लिए मैग्निफिकेशन अलग होता है और मिरर्स के लिए मैग्निफिकेशन अलग होता है, वो लाजमी सी बात है, ठीक है। मिरर्स के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है -v/u। क्या होता है, -v/u, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं कि u/v क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/m,
इसको मैंने उल्टा कर दिया ना, ठीक है, और माइनस को मैंने वहां फेंक दिया, तो u बाई वी क्या हो जाएगा 1/m, और फिर माइनस को यहां फेंका तो माइनस का 1/m, ठीक है। तो जहां पे आपको u बाई वी दिख रहा है उसमें आप बिना संकोच किए, बिना परेशान हुए उसको आप -1/m आराम से लिख सकते हैं। भरोसा करो, आगे बढ़ो, ठीक है, होगा ही ना, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ द इमेज माइनस, ये तो बाहर वाला माइनस है, वो तो पूरे अलजेब्रिक ऑपरेशंस करने के बाद समझ में आ रहा है कि माइनस तो बाहर आ रहा है, उसको मत टच करो। लेकिन जो u बाई वी है वो किसके बराबर दिख रहा है, अच्छा -1/m के बराबर। लेकिन भाई लोग यहीं पे गलती कर बैठते हैं, ठीक है, और जब गलती कर बैठेंगे ना तो यहां पे एक ऑप्शन है भी मैच करने वाला, ठीक है। लोग सोचते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो क्यों ना इसको +1/m, ऑप्शन डी जो है उनको सही लगने लगता है। लेकिन जो आपसे गलती हुई है ना, वो गलती कहां पे हुई है, ये u बाई वी का स्क्वायर था, ठीक है। तो u बाई वी तो आपने देखा वहां से कि अच्छा -1/m था, यहां पर भर दिया, लेकिन उसका स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा। लोग यहां पे बहुत मात खा जाते हैं, ठीक है, तो इससे आपको बचना है। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, अलर्ट रहना पड़ेगा बस, ठीक है, बस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस तो खैर फॉर्मूले का माइनस है, उसको मत छेड़ो। ये जो लिखा है ना -1/m का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +1 का स्क्वायर अपॉन m का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है ना, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो v नॉट अपॉन वी आई, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज का जो रेशियो है वो करेक्टली क्या आ रहा है, -1/m का स्क्वायर। ये रहा इसका पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन। और -1/m का स्क्वायर कौन से ऑप्शन में आ रहा है, जी हाँ, -1/m का स्क्वायर तो पहला ही ऑप्शन था। तो जो निकालना था वो यहाँ पे लिखा हुआ था मैंने, मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ ही गए होंगे। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज का जो रेशियो था वो रिक्वायर्ड था, जिसका करेक्ट आंसर हमारा क्या आ रहा है, -1/m स्क्वायर। और ये रहा इसका पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन, ठीक है। और अब बस आपसे दरख्वास्त है कि तरीके से इसको नोट कर लेना। ये जो अलाइंड फॉर्मूला है ना, ये भी प्लीज लिख लीजिएगा। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो मिरर्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है -v/u HI/HO, ये बहुत यूज होता है। उसके बाद F-v/f, और उसके बाद होता है F/f-u, ये होता है फॉर मिरर्स, ठीक है। लेंसेज में क्या होता है, यहां माइनस नहीं आता, एक चेंज तो यहां पे हो जाता है। और दूसरा यहां पे नीचे मिरर्स में क्या आ रहा है, F-u, लेंसेज में आता है F+u, ठीक है। तो बस एक छोटी सी बात ये थी जिसकी आपसे जिक्र करना था, तो ये मैंने बता दिया। अब आप इसको तरीके से नोट कर लीजिए, फिर अपन इसमें आगे बढ़ने वाले हैं, जल्दी करिएगा। चलिए गजब, इसको देख लिया होगा आप लोगों ने फिर, है ना। अब इसे जरा गायब किया जाए और तरीके से बढ़ते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। इसका ऑप्शन ए पे मैंने टिक लगा दिया भाई, तुम भी बना लो उस पर दिल, ठीक है। ये बहुत ही दिलदार क्वेश्चन था। अब आ रहे हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 पे आ गए। अभी जस्ट कौन सा किया था भाई, क्वेश्चन नंबर 3 अभी जस्ट निपटाया था। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन 4 क्या कहना चाह रहा है, फॉर अ ग्लास प्रिज्म, उसका इंडेक्स देके रखा हुआ है, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ द प्रिज्म, नाउ फाइंड द एंगल ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। मतलब ए की वैल्यू निकालनी है आपको फॉर अ ग्लास। अब क्या करना है भाई साहब, डेटा पकड़ो और आगे बढ़ो। और उससे पहले एक बात पे जरा गौर करना कि जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जब आता है तो उसके लिए दो चीजें और अकंपनी हो जाती हैं। क्या क्या हो जाती हैं, नाउ टू हैव एंगल ऑफ डेविएशन एज मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, दो चीज जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, वी नीड टू हैव, पहली बात तो ये कि I1 और I2 की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर होनी चाहिए, I के बराबर, ठीक है। दूसरा R1 और R2 की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर, अब अगर दोनों बराबर ही हैं तो अपन उसको R बोल देंगे ना, मैं ये बोलना चाह रहा था, ठीक है। अगर I1 और I2 बराबर ही हैं तो एक काम करेंगे, I1 I2 बोलेंगे क्यों, उसको हम I बोल देंगे। तो एक तो ये दो फंडे हैं जो कि यूज करने पड़ सकते हैं, बिकॉज सवाल में गिवन है कि मिनिमम डेविएशन होना चाहिए। ये बात तो पहली हो गई, डन, ठीक है। इसको दिलो दिमाग में बसा लो अच्छे से। और उसके बाद दिल के सबसे करीब रखने वाली जो इक्वेशंस है आपके लिए वो ये है, देखो तो डेविएशन क्या हो जाता है, I1 + I2 माइनस है। हाँ ना बोलो भाई, ये वाली इक्वेशन याद आ रही है क्या, ये वाली इक्वेशन याद आ रही है क्या, कि रो इज इक्वल टू क्या था, रो का मतलब क्या होता है, डेविएशन एंगल, ठीक है। तो ये था I1 + I2 माइनस ए के बराबर। और दूसरी सबसे खास बात जो है वो है कि ए होता है R1 + R2 के बराबर। क्या आपको ये वाली इक्वेशन याद आ रही है, जल्दी बोलो। ए इज इक्वल टू क्या होता है, I1 + R2 के बराबर। मन करेगा तो यूज करेंगे, अगर इसके बिना काम बन गया तो बहुत ही शानदार बात है। अब एक काम करो, सवाल पे आ जाओ। फॉर अ ग्लास प्रिज्म इंडेक्स गिवन है भाई, क्या गिवन है, इसका इंडेक्स गिवन है। आ जाओ, जो चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स गिवन है जस्ट √3,
उसके बाद क्या हो रहा है, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू, अच्छा अगर इंडेक्स √3 के बराबर है तो यहाँ पे हो क्या रहा है, दो मिनिमम डेविएशन है वो बराबर हो रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म के, चलो ठीक है, मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू क्या हो रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये हो रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ द प्रिज्म, अब आपको एंगल ऑफ द प्रिज्म ही निकालना है, क्या निकालना है आपको, एंगल ऑफ द प्रिज्म निकालना है, ठीक है। तो जरा गौर किया जाए, जो मिरर, जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है, तो प्रिज्म फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला है यार, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है पता है, साइन ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म अपॉन 2, और नीचे क्या आ जाता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म अपॉन 2। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर किया जाए, इंडेक्स तो √3 गिवन ही था, ठीक है, उसके बाद यहां पे क्या हो गया था, साइन। अब जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन आपको निकालना है, क्या यहां पे आपको निकालना है एंगल ऑफ प्रिज्म, क्या निकालना है आपको, एंगल ऑफ द प्रिज्म निकालना है। तो यहां पे मिनिमम डेविएशन खुद a के बराबर है, तो a प्लस a/2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ a/2, नीचे क्या गिवन है, साइन ऑफ a/2, ठीक है। अगर कहीं गिवन होता कि इक्विलेटरल प्रिज्म है तो मजा ही आ जाता, ठीक है, बिकॉज फिर वो एंगल 60 डिग्री का हो जाता, लेकिन यहां पे अब चलना पड़ेगा इसको ऐसे ही लेकर के यार, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन a प्लस a/2 बोले तो साइन 2a/2, a प्लस a मतलब 2a, तो 2a/2 तो मतलब साइन a लिख दो, ठीक है। और नीचे क्या आ रहा है, साइन ऑफ a/2, नीचे क्या आ रहा है, साइन ऑफ a/2, ठीक है। अब बताओ यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे लगने वाला है बहुत शानदार ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, ठीक है, यहां पे लगने वाला है बहुत ही शानदार ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। अब सर ये कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं आप, तो आप जरा मुझे बताइएगा, क्या आपको फॉर्मूला याद है, साइन 2a का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, एक बार लेके चलते हैं आपको वहां पे, ठीक है। नाउ इस सवाल को अपन ने यहाँ पे इक्वेशन बना करके 2 मिनट इसको हॉल्ट देना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज आपको अब रिवाइज करना पड़ेगा हल्का सा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो जरा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जरा बताना यार क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन a कॉस a। उसी लिहाज पे अगर मैं चलूं तो मुझे साइन a चाहिए, मुझे क्या चाहिए, साइन a चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पता है, जो भी एंगल है वो आधे हो जाएंगे, ठीक है। अगर साइन 2a के अंदर ये हो रहा है, ठीक है, अब मेरे को साइन a चाहिए, तो 2 साइन, अब ये क्या हो जाएगा, a/2, और ये क्या हो जाएगा, cos a/2। बोलो भाई क्या हुआ, कोई दिक्कत वाली बात है, कोई तकलीफ वाली बात है, पक्का। तो साइन a आ जाएगा इतना, 2 साइन a/2 cos a/2। अब जब ये वाली बात समझ में आई गई है तो इस इक्वेशन को अब आगे बढ़ाते हैं यहीं से, ठीक है। यहाँ पे √3 को बिल्कुल मत टच करिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन a को हम खोल देंगे 2 साइन a/2 cos a/2 में, तो 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 में, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है साइन a/2, नीचे क्या आ रहा है, साइन a/2, नीचे आ रहा है साइन a/2, ये रहा साइन a/2, ठीक है। अब जिसको जाना है उसको जाना है, जाने वाले को कौन रोक पाया आज तक, तो ये साइन a/2, अब ये हमारे बीच नहीं रहे, ठीक है। अब जब ये हमारे बीच रहे नहीं तो जो बचे उनकी बात कर लेते हैं। तो अब बचे हैं यहाँ पे ये बचा है √3, और उसके बाद एक काम करो ना, 2 को पटको नीचे, ठीक है, 2 वैसे ही वहां पसंद नहीं आ रहा है, तो 2 को पटका हमने नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा cos ऑफ a/2, क्या आ जाएगा, cos ऑफ a/2। यार एक बात तो मुझे बताओ, ये cos के टेबल में √3/2 आता है क्या, cos के टेबल में √3/2 आता है क्या, जी सर आता है, cos 30 पे आता है, कब आता है, cos 30 पे आता है। तो अगर cos 30 पे आता है, जरा इसको आगे बढ़ाया जाए, cos a/2 इज इक्वल टू, यहां पे कितना आ रहा था भाई, यहां पे आ रहा था √3/2, ठीक है। अच्छा मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूं, क्या हमारे बीच कोई ऐसा मौजूद है जो इस 2 से इस 2 काट देगा, ठीक है, पक्का होगा भी तो अब बोलना मत कि कोई है, ठीक है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए ये एंगल के अंदर आ रहा है, ठीक है, और ये वैल्यू बन करके आ रही है, ऐसे नहीं कटता है, ठीक है। चलो अच्छा, अगर ये हाफ ऑफ cos a/2 होता ना, तो हाफ का जो वो 1/2 था वो लाजमी सी बात है यहां से कट जाता है, ठीक है, बट ऐसे नहीं कटता, ये एंगल के अंदर a/2 आ रहा है, ठीक है, कुछ भी थोड़ी कर देंगे भाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos a/2, अब ये आता है cos 60 पे, ये आता है cos 30 पे, तो ये आ जाएगा cos 30 पे। अब यहां पे अगर आपको ये बात समझ में आ रही है, cos तो मैच करेगा फंक्शन, ठीक है, तो देयरफॉर a/2 लो यार, क्या तो कर दिया,
a/2 कितना आ जाएगा, ये 30 के बराबर। तो नाउ अब यहां से a कितना आ जाएगा, 60 डिग्री के बराबर। मैंने कहा था ना कि अगर 60 डिग्री अगर गिवन होता कि इक्विलेटरल प्रिज्म है तो फिर तो काम ही खत्म हो जाता, 60 60 60 बन जाता। अब वो सवाल में गिवन नहीं था कि वो इक्विलेटरल प्रिज्म है कि नहीं है, तो मैं कैसे मान लेता कि इक्विलेटरल प्रिज्म है। ठीक है, ऐसा भी तो पॉसिबल था कि भाई ये लोग कुछ अजीब सा ऐसा कुछ प्रिज्म होता, ठीक है, जहां पे 60 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। ठीक है, ये बन रहा है मान लो कुछ 85 बन रहा है, ठीक है, ये भी बन रहा है तुम्हारे पास, अब मान लो ये 60 बन रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 145, तो ये कितना होगा 35। अगर ऐसा होता तो अपन क्या करते, ठीक है, तो इसलिए मैंने माना ही नहीं कि यार वो इक्विलेटरल प्रिज्म है। ठीक है, लेकिन जब पूरा सॉल्व किया तो एक ही वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री का। ये था रिक्वायर्ड फॉर्मूले, मेरे को लगा शायद यूज करना पड़ सकता होगा, बट चलो कोई बात नहीं, रिवाइज करवाए तुम लोग को। ठीक है, ये आपके रिविजन के लिए हो गया होगा, चलो ठीक है। लेकिन जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 60 डिग्री। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो क्वेश्चन 4 का आंसर जो है वो आ गया है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको टिक तो मारना ही पड़ेगा, टिक मार लो। ठीक है, और उसके बाद डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो डिटेल सोल्यूशन आपके पास ये रहा। ठीक है, और यूज क्या करना पड़ा इसके अंदर, पहले तो यूज करना पड़ा हमको प्रिज्म फॉर्मूला, उसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ी, बिकॉज सवाल के अकॉर्डिंग ही हम चले ना। सवाल में ही गिवन था कि जो मिनिमम डेविएशन है वो दरअसल एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है। सवाल के अकॉर्डिंग चले, इसको नोट करो, 3 2 1 रेडी गो, डन हो गया होगा। और उसके बाद फिर आप इसको नोट करिएगा, आ गया आपका आंसर 60 डिग्री। ठीक है, अब क्लियर करते हैं उसको। ठीक है, चलो भैया 3 2 1 रेडी गो, डन। यहां पर भी करते हैं क्लियर, और अब आपको लेकर के चलते हैं बिना समय, हाँ ऑप्शन सी पे टिक लगा लेना। अब आपको लेके चलते हैं अगले वाले सवाल के ऊपर। अगला वाला सवाल क्या बोलना चाह रहा है, तो ये आ गया सवाल कॉनकेव मिरर के ऊपर। कहां पर आ गया है, कॉनकेव मिरर के ऊपर। जरा पढ़ो समझो क्या हो रहा है सवाल के साथ। ठीक है, उसके बाद कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर आ सकता है, बस आपको हल्की सी जान लगानी पड़ेगी, हल्का सा अलजबरा है इसके अंदर। ठीक है, माइनस प्लस वाली गलतियां मत करना, और ध्यान रखना कि अगर आपसे सवाल में कॉनकेव मिरर की बातचीत करी जा रही है तो कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इस छोटी सी बात को ध्यान रखिए। एक बार सेल्फ ट्राई करो, अदरवाइज तो मैं करवाऊंगा, जल्दी करो। चलिए ठीक है, सेल्फ ट्राई कहा था आपसे, आपने सेल्फ ट्राई कर भी लिया होगा। अब जरा इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। तो सवाल क्या कहना चाह रहा है, इन अ कॉनकेव मिरर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d1 फ्रॉम द फोकस। ठीक है, कहने का मतलब ये है कॉनकेव है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका एक फोकस आ रहा होगा, इसको बोला f। ठीक है, और फोकस की जो दूरी होती है ना वो कितनी हो जाती है, छोटे वाले f के बराबर, कॉल्ड एज फोकल लेंथ। ठीक है, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट है, उसको प्लेस कर दिया है फ्रॉम अ डिस्टेंस d1 फ्रॉम द फोकस। ठीक है, मतलब फोकस से इसकी जो दूरी है, ये ऑब्जेक्ट रखा है इसको, तो इसकी जो दूरी है ना वो d1 के बराबर है। किसके बराबर है, d1 के बराबर है। इस लिहाज से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, पहली बात तो निगेटिव में रहेगा बिकॉज लेफ्ट में आ रहा है, और निगेटिव में कितना रहेगा, f प्लस d1। कितना रहेगा, f प्लस d1। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यहां से यहां तक f। उसके बाद सवाल के अकॉर्डिंग गिवन है कि जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस वाले पॉइंट से भी d1 के डिस्टेंस आगे रखा हुआ है। ठीक है, तो f प्लस d1 आगे भागना पड़ेगा ना, तो इसके हिसाब से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया वो हो जाएगा माइनस माइनस, तो रह गई f प्लस d1। ठीक है, ये छोटी सी बात थी, आइडिया था, बेसिक आइडिया था आपके लिए। ठीक है, ये आप नोट कर लिए पक्का। चलो अब जरा देखना, तो इस प्लेस दैट d1 फ्रॉम दी फोकस, मान लिया इस बात को, एंड द रियल इमेज। अच्छा भाई, अगर रियल इमेज फॉर्म हो रही है इसका मतलब हो रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो मतलब इमेज का डिस्टेंस भी कैसा आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ d2 फ्रॉम द फोकस। इसका मतलब f प्लस d2 कितना हो जाएगा, f प्लस d2। वापस चेक कर लो, ये अपने पास हो गया, यहां मान लीजिए फोकस आ रहा है, और यहां कहीं मान ले इमेज फॉर्म हो रही है, और फोकस से लेकर के इमेज की दूरी कितनी बोल के रखी है यहाँ पे, d2 के बराबर, और बाकी यहां से यहां तक कितना होता है, फोकल लेंथ f के बराबर। इस लिहाज से इमेज जो बन रहा है ना, पहली बात तो माइनस तो आएगा बिकॉज कहां बन रहा है, लेफ्ट में बन रहा है, और कितना लेफ्ट में बन रहा है, ये बन रहा है f प्लस d2 के डिस्टेंस कितनी दूरियों पे बन रहा है, तो माइनस ऑफ f प्लस d2 की दूरियों पे बन रहा है। ठीक है, इसको, ये भी बेसिक आइडिया आपके लिए, पक्का नोट कर लेना इसको। चलो उसके बाद कॉनकेव तो है ही भाई साहब, कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होता है, माइनस का होता है। ठीक है, अच्छा फोकल लेंथ को मैं f लेके चल दूं, छोटा वाला f। चलो ओके, आगे बढ़ेंगे। तो अब ये चीज थी, देन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज। अच्छा, फोकल लेंथ जो है ना वो इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो सकता है, किसके बराबर हो सकता है, वो आपको निकालना है। तो बस यार बिना समय लगाए शुरू करते हैं। नाउ पहली बात तो जो ऑब्जेक्ट है,
लेफ्ट में तो है ही, ठीक है। और ये था f प्लस d1 बिकॉज d1 डिस्टेंस फ्रॉम द फोकल लेंथ, ठीक है। उसके बाद इमेज भी कैसी बन रही है, रियल, मतलब माइनस में आएगा। उसके बाद रियल कितनी बन रही है, तो d2 डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, मतलब क्या हो जाएगा, f प्लस d2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो इस कॉनकेव लेंस का, ये कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो हो जाएगा माइनस एफ, क्या हो जाएगा, माइनस एफ, ठीक है। तो अब एक काम करा जाएगा, चलेंगे अकॉर्डिंग टू द मिरर फॉर्मूला। पहले तो हम चलने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द मिरर फॉर्मूला, जो कि हमको पता है क्या होता है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, इतना तो अपन ने पढ़ ही लिया ना अब यार। तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब इसी में सारी की सारी वैल्यूज को भरना शुरू करेगा, इत्मीनान से, गलती मत करना बिकॉज यहाँ पे गलतियों के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। चलो भाई साहब पुट करना शुरू करो जल्दी। तो f कितना हो जाएगा, f हो जाएगा माइनस एफ। f क्या हो जाएगा, माइनस एफ, बिकॉज चेक कर लो एक बार, क्रॉस चेक कर लो, हाँ जी कॉनकेव मिरर ही है तो माइनस एफ ही होता है, ठीक है। उसके बाद v कितना आ रहा है, इमेज का बन रही है f प्लस d2 माइनस में, ठीक है। तो माइनस का 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, f प्लस d2। उसके बाद u क्या हो जाएगा, u है माइनस का f प्लस d1, तो ये हो जाएगा माइनस का f प्लस d1, ठीक है। अब एक काम किया जाए, माइनस कॉमन ले लिया जाए, तो यहां से माइनस कट गया माइनस, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f प्लस d2, और ये आ जाएगा प्लस का 1 अपॉन f प्लस d1। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब एक काम किया जाए, जरा इसको अलजेब्रिकली सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे 1 अपॉन f को बिल्कुल मत टच करो, अब इसको रहने दो, ठीक है। अब जरा इसमें खेलो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, f प्लस d1 प्लस f प्लस d2, ठीक है। तो ये आ जाएगा f प्लस d1 प्लस आ जाएगा f प्लस d2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, नीचे होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, f प्लस d1, इसका मल्टीप्लीकेशन चल रहा है किसके साथ, f प्लस d2 के साथ। इट्स एज सिंपल एज दैट, पक्का। चले अब जरा एक काम करो, खोल दो इसको पूरा, देखो ना यार, f प्लस d1, ये f2 नहीं होगा, f होगा ऑब्वियसली, फ्लो में f2 आ गया होगा बिकॉज फोकल लेंथ तो f के बराबर ही था ना, ठीक है। माइनस f हम पुट कर चुके हैं, उसके बाद ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो अब वापस से मत सोचो कि यार f तो माइनस में होगा, भाई पुट कर चुके थे माइनस, उसके बाद ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब खोल दो, उसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2f प्लस f 2f हो गया ना, प्लस क्या हो जाएगा d1 प्लस क्या हो जाएगा d2। अब जरा खोलो नीचे वाला ब्रैकेट, ठीक है। f इंटू एफ क्या हो जाएगा, f का स्क्वायर, उसके बाद ये क्या हो जाएगा f टाइम्स d2 प्लस ये क्या हो जाएगा f टाइम्स d1 प्लस ये क्या हो जाएगा, देखो f ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब d1 d2 बचा, ठीक है। सही जा रहा हूं, f का स्क्वायर f d2 हो चुका है, d1 f हो चुका है, फिर d1 d2 हो जाएगा, d1 इंटू d2 हो जाएगा, ठीक है। सब लोग तरीके से नोट करते हुए चलना भाई साहब, ये आ जाएगा d1 इंटू d2, ठीक है। अब उसके बाद क्या बच रहा है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, काम खत्म होने पे आ चुका है, ठीक है। जरा करो उसको अच्छे से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा f स्क्वायर, यहां पे और कुछ तो नहीं आ रहा है, तो चलो ठीक है, f d1 d2 आ रहा है यार, f d1 f d2, और उसके बाद आ रहा है d1 d2, इसको तो अपन टच नहीं कर सकते अभी। उसके बाद जरा यहां खोल लो अच्छे से, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2f का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2f का स्क्वायर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना। उसके बाद f d1 और उसके बाद फिर आ जाएगा f d2, ठीक है, f d1 और f d2, ठीक है। अब आपको पता ही है क्या होने वाला है भाई, f d1 यहां पर है, f d1 वहां पर है, जब उसको मैं यहां पे लेके आऊंगा तो कट जाएगा ना, ठीक है। तो मतलब ये तो जाने वाला है, निपटा दें, पिंक से काटते हैं कम, ठीक है। f d1 और f d1, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में नहीं कट रहा है, कहने का मतलब ये जब यहां पे आएगा तो कट ही जाएगा ना, जीरो हो जाएगा ना। वैसे ही f d2 और यहाँ पे f d2, जब ये यहाँ पे आएगा तो कट ही जाएगा ना, ठीक है। तो उसके बाद उसके लिहाज से जो बच रहा है आपके सामने, वो क्या बचेगा, वो बचेगा कुछ ये, अब जरा गौर करना अच्छे से। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, एक काम करूं क्या, d1 d2 को यहीं पे छोड़ो, d1 d2 को यहीं पे छोड़ो, राइट में क्या बच रहा है 2f का स्क्वायर, उसके बाद f का स्क्वायर वहां गया तो हो जाएगा माइनस का f का स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस का f का स्क्वायर, जिसके हिसाब से d1 और d2 का जो प्रोडक्ट है वो बचेगा 2f का स्क्वायर माइनस 1f का स्क्वायर, मतलब f का स्क्वायर, क्या बचेगा f का स्क्वायर। तो इसके बाद जो हमारा आंसर आने वाला है फाइनल, आपको f चाहिए था ना, तो f क्या हो जाएगा भाई साहब, f का स्क्वायर क्या आ रहा है d1 d2, तो f क्या हो जाएगा रूट ऑफ d1 d2, f क्या हो जाएगा रूट ऑफ d1 d2। तो ये रहा आपके पास फाइनल आंसर, f इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट ऑफ d1 d2। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा ये, अरे ऑप्शन ए जो है वो पहली फुर्सत में ही मैच कर गया है, अंडर रूट ऑफ d1 d2, ठीक है। पहला काम ऑप्शन ए पर टिक मार लो,
कर लिया पक्का, 3 2 1 रेडी गो डन। उसके बाद डिटेल सोल्यूशन चाहिए था, करा था आपके सामने अभी जस्ट, ठीक है। तो ये रहा इसका पूरा का पूरा डिटेल सोल्यूशन, जल्दी उसका स्क्रीनशॉट लो। 3 2 1 रेडी गो डन हो गया होगा। अब उसके बाद फिर यहां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 2 1 रेडी गो डन पक्का। चलो भैया अब इसे क्लियर किया जाए। बहुत शानदार सोल्यूशन था इसका, ये हो गया, ठीक है। D1 D2 रूट के अंदर इसका आंसर जो है वो आ चुका है। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। तो अ फिश इज लुकिंग फ्रॉम विद इन द वाटर, ये सवाल देख करके पहले लाइन में समझ में आता है कि क्या होने वाला है कि अब वो फिश जो है ना वो वाटर के थ्रू देख रही है बाहर की तरफ, तो उसको एक सर्कुलर हॉरिजन दिखाई देगा, ठीक है। अब सर्कुलर हॉरिजन दिखाई दे रहा है तो उसके एक तरफ का हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी सर्कुलर हॉरिजन के बाहर का हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने हमेशा बताया था TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ाने के टाइम पे, कि जब भी सवाल ऐसा आता है ना यार कि डेंसर में रखा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसके बाहर नहीं दिख रहा या इस इतना एरिया के बाहर नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो दरअसल सवाल इस तरफ आपको लेके जा रहा है कि क्रिटिकल एंगल यूज करो। बिकॉज यार दुनिया में लाइट रेज उस ऑब्जेक्ट की उस पर्टिकुलर एरिया के बाहर नहीं जा पा रही है, बिकॉज लाइट रेज निकल तो गई थी लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, जिस कारण बाहरी दुनिया में वो लाइट रेज नहीं पहुंच पाई, और इसलिए वो ऑब्जेक्ट सिर्फ वो सर्कुलर हॉरिजन तक ही देख पा रहा है या उतने से में ही उसको देखा जा पा रहा है, ठीक है। तो ये सवाल वैसा ही जा रहा है भाई। A fish is looking from within water, ठीक है, the outside world through a circular horizon. If the fish is root 7 centimeter below the surface of water, then what is the radius of the circular horizon? उस circular horizon का radius क्या होगा, आपसे ये पूछा हुआ है। चलो ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, कर देंगे उसको भी, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो भाई साहब क्या है, ये बनाते हैं अपन, मान लो पानी, ठीक है, ये बनाया अपन ने पूरा तरीके से पानी। अब उसमें मछली है जो कि रूट 7 सेंटीमीटर जो है ना वो नीचे की तरफ है, ठीक है। बात करते हैं मछली के बारे में भी अभी, ठीक है। तो भाई साहब देखो ये मछली, अब पूरा थोड़ी बनाएंगे मछली यार, तो ये अपन ने बनाया है। ये मछली क्या कर रही है पानी में, क्या कर रही है वो नहीं पूछ रहा हूं, मछली यहाँ पे क्या कर रही है, बेसिकली एज अ सर्व कर रही है एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दिस फिश इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये लाइट रेस तो एमिट करेगी, ऑब्वियसली लाइट रेस तो एमिट करना से कर्तव्य है, बिकॉज ऑब्जेक्ट का जो काम है वो है ही लाइट रेस को एमिट करना, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये फिर एमिट कर रही होगी यहां पर भी, ठीक है, और फिर उसके बाद यहां पर सेम हाइट सेम डिस्टेंस पे ये ले लेता हूं, ठीक है। हल्का सा टेढ़ा बन गया था क्या, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ अप्रोक्सीमेटली रफली, ठीक है। अब क्या होने वाला है यहाँ पे जरा गौर करेगा, ये जो पानी में जो सर्कुलर हॉरिजन है, मतलब मछली को बस सिर्फ ये दिख पा रहा है, ये सर्कुलर पैटर्न, ये सर्कुलर हॉरिजन, ठीक है, ये इसको दिख पा रहा है, ठीक है। अब जरा गौर करने वाली बात क्या है, पहले बनाओ नॉर्मल, क्या बनाओ पहले, नॉर्मल, बिकॉज लाइट रेज जब यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे ना तो फिर नॉर्मल का ही तो खेल होने वाला है, क्योंकि जब लाइट रेज निकलती है फ्रॉम डेंसर टू रेयर तो लाइट रेज कहाँ बेंड होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लेकिन इस सर्कुलर हॉरिजन के बाहर नहीं दिख पा रहा है, ठीक है। मछली को नहीं दिख पा रहा है सर्कुलर हॉरिजन के बाहर, मतलब लाइट रेज जो है ना वो यहाँ से, मतलब लाइट रेज जो है ना वो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से बस हल्का सा पीछे ही है, TIR क्रिटिकल एंगल पर है। कहां पर है, क्रिटिकल एंगल। जब लाइट रेज यहां जाएगी ना तो यहां पर भी क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। क्या बनेगा, नॉर्मल का मतलब सामान्य नहीं होता यहाँ पे, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद फिर लाइट रेज निकल जाएंगी कुछ इस तरह, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई पक्का। अब जरा गौर करना अच्छे से, ये जो दूरियां गिवन है ना वो गिवन है रूट 7, ये गिवन है कि रूट 7 सेंटीमीटर की दूरियां हैं, ठीक है, सेंटीमीटर्स में गिवन है। अच्छा प्यारी बात यहाँ पे क्या होती है कि मतलब ये ग्रेस करना शुरू कर दे सरफेस के ऊपर, मतलब ये जिस एंगल पे स्ट्राइक करा होगा वो होगा क्रिटिकल एंगल, तो फिर ये वाला एंगल भी जो है वो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल C के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब आपसे शायद ये रेडियस ही तो पूछा हुआ है, आपसे जो मांग करी गई है वो आपसे इस रेडियस की मांग करी गई है। एम आई करेक्ट, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर हॉरिजन, बिल्कुल करेक्ट था मैं, ठीक है। अब आपको ना यहाँ पे जरा सा एक हल्का सा फंडा होता है, ये जो C वाला एंगल है ना इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, C को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल के लिए जो फॉर्मूला होता है क्या आपको वो याद है, C का मतलब क्या हुआ, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, याद कर लो वापस एक बार यार। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, 1/sin C।
चले फिर उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, म्यू का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब ये बोलने की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली कि मछली कहां पर होगी, पानी में होगी, तो पानी का इंडेक्स क्या हो जाएगा भाई, 4/3 हो जाएगा। चलो इत्मीनान से करो। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1/sin c, ठीक है। साइन सी पे जरा फोकस किया जाए, ये था क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन सी का मतलब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। अगर आप इस वाले ट्राइंगल पे गौर फरमाएंगे तो परपेंडिकुलर कितना है, आर, अपॉन क्या जाएगा, अब जो जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है। ऊपर जाएगा मतलब न्यूमरेटर, ठीक है। तो यहां पे जो लॉन्गेस्ट साइड होगा ना मेरे भाई, वो हो जाएगा, अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो जाएगा वो ऊपर जाएगा, तो 1 को हटाओ, अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस भाई रूट 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो भाई जब इतनी कहानी में तुम आगे बढ़ ही चुके हो ना, अब जरा गौर करना, देखो भाई रूट तो आ ही रहा है, ठीक है, और वो ऐसे हट तो रहा नहीं है कहीं रूट, तो एक काम किया जाए, क्यों ना इसको स्क्वायर किया जाए, ठीक है। तो जैसे इसको स्क्वायर करूंगा ना मैं बोथ साइड्स, ये तो अपन करते ही रहते हैं हमेशा यार, रूट दिखा नहीं कि स्क्वायर मारो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। जैसे आप इसको स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बोले तो 16, 3 का स्क्वायर बोले तो 9 आ जाएगा। यहां पे करो तो ये क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस यहां पे क्या आ जाएगा 7, और नीचे क्या आने वाला है, नीचे भी स्क्वायर करेंगे तो बोथ साइड्स करेंगे ना, ऊपर नीचे दोनों तरफ, ठीक है। तो पूरा अपन स्क्वायर करा। अब जरा इसको सॉल्व करो, 16 आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 63, ठीक है। जरा इसको गायब करो, तो 16 आर का स्क्वायर माइनस 9 आर का स्क्वायर इज 7 आर का स्क्वायर, ठीक है। तो 7 आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 63, तो आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 63/7, जो कि होता है 9 सेंटीमीटर। कितना होता है 9 सेंटीमीटर। देयरफॉर आर कितना हो जाएगा पता है भाई, आर का स्क्वायर कितना हो गया 9 सेंटीमीटर, तो आर क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। आर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। चेक कर लिया जाए ऑप्शन है क्या, बिल्कुल होना चाहिए था यार, ऑब्वियसली होगा। तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, 3 सेंटीमीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। पहले टिक मारो ऑप्शन ए पे, कर लिया होगा, चलो ठीक है। उसके बाद ये रहा इसका पूरा का पूरा डिटेल सॉल्यूशन। कॉन्सेप्ट को अगर पूछ लेना तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फंडा यूज हो रहा है, क्योंकि ये जो मछली है इसके बाहर क्यों देख नहीं पा रही पता है, क्योंकि अगर लाइट रेज इसके बियॉन्ड स्ट्राइक करेगी ना तो पानी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। मतलब अगर कोई लाइट रेज आती है ऐसे, कोई लाइट रे अगर जाती है ऐसे और दूर जाके स्ट्राइक करेगी ना, तो क्या होगा, ऐसे वो पानी के अंदर आ जाएंगी लाइट रेस, ठीक है। तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर वहां पे अब जब पानी के अंदर लाइट रेस आ गई तो बाहर की दुनिया को दिख नहीं पाएगी, तो इसलिए अपन उसकी बात ही नहीं करते, ठीक है। आया समझ, ये वाली कहानी होने वाली है पक्का। चलो नोट कर लिया होगा, जरा गायब किया जाए और जल्दी बढ़ते हैं अब इसके अगले वाले सवाल की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 12 सेंटीमीटर। मैं इसी की तुमसे बात अभी करने वाला था। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर है, क्या मिरर ही है ना, ठीक है, तो फोकल लेंथ पता है ना कितना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा, ठीक है। अब क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन तो है, लेकिन हमारे फॉर्मूले में किसकी बात चलती है, हमारे फॉर्मूले में तो बात चलने वाली है फोकल लेंथ की ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। चलो एक बार जरा सेल्फ ट्राई करो, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा क्या आंसर आता है, उसके बाद तो फिर मैं ऐसे करवाने वाला हूं। जल्दी ट्राई करेगा, जल्दी। चलिए भाई लोग, फिर इसको आपने ट्राई तो कर ही लिया होगा। अगर नहीं आया आपका आंसर तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इधर हम आ चुके हैं। तो अब जरा एक बार सवाल को वापस एक बार देखा जाए कि क्या एग्जैक्टली वो कवि कहना चाह रहा है आपसे, और उसके बाद फिर उसमें बिल्डअप करते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है ना वो है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या है कि भाई साहब बिना समय गवाए डायग्राम्स बनाना अपन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एक कॉन्वेक्स लेंस लिया गया है जिसका जो फोकल लेंथ है ना, जिसका जो फोकल लेंथ है वो है महज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फोकल लेंथ इसका गिवन था 8 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, इस प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, ठीक है। इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करा है 16 सेंटीमीटर की दूरी पे, एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करा हुआ है 16 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो पहले तो मैं बना रहा हूं इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करा गया है 16 सेंटीमीटर की दूरी पे, गिवन नहीं है कि कैसा ऑब्जेक्ट है, हाइट वगैरह क्या है उसकी, तो मैं उसको अभी के लिए मान लेता हूं एज अ पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट। कैसा मान लेता हूं मैं उसको, एज अ पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट। चलेगा आप लोग को इतना, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये रहा ऑब्जेक्ट,
विच इज बेसिकली अ पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद ये लाइट रेस तो एमिट करने वाला है। अब द गिवन डिस्टेंस इज 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर गिवन दूरियां जो है अगर वो 16 सेंटीमीटर है, तो पहले अपन एक काम करते हैं, गेम खेल लेते हैं करस्पॉन्डिंग टू अ कॉन्वेक्स, ठीक है। गेम खेल लेते हैं करस्पॉन्डिंग टू अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो जब आप कॉन्वेक्स लेंस के लिए गेम खेलेंगे ना, तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, गिवन चीजें लिख लिया करो यार, ठीक है। गिवन क्या है, इसका फोकल लेंथ है 8 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ हो जाएगा प्लस का 8 सेंटीमीटर। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 16 सेंटीमीटर पे, तो माइनस का 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देयरफॉर अब अगर आप यहां पर v निकालने के लिए जाएंगे ना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। जैसे अप्लाई करोगे ना लेंस फॉर्मूला, तो उसके बाद जो इमेज का डिस्टेंस आने वाला है ना, वो आने वाला है प्लस का 16 सेंटीमीटर। अब ये चीज मुझे याद कैसी है, क्योंकि यार इसका फोकल लेंथ है 8 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर जो होता है ना, वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर देते हो, तो उसकी जो इमेज है ना, वो राइट हैंड साइड में फॉर्म होती है उतनी ही दूरी पर, ठीक है। इसका मतलब इसकी जो इमेज बनने वाली है ना, वो बनने वाली है 16 सेंटीमीटर राइट में, ठीक है। तो मैं जरा पहले एक बार डिस्टेंसेस लिख दूं कि हाँ भैया ये जो चीज गिवन है वो गिवन है 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब ये लाइट रेस तो एमिट करवाने वाली है, तो यहां से लाइट रेस निकलेंगी, मान ले ऐसे निकल रही है, ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस पे जाके टकरा रही है। सबसे खास बात क्या है कि लाइट रेस कहां जाकर के हिट कर रही है, कॉन्वेक्स लेंस पे, और कॉन्वेक्स लेंस का तो काम ही होता है लाइट रेस को कन्वर्ज कर देना, ठीक है। आगे वो कन्वर्ज करेगा, लेकिन कहानी में आगे कुछ कॉन्वेक्स मिरर का जिक्र था, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, वो हमने प्लेस कर दिया, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर ही प्लेस करा है। नाउ व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द मिरर। अच्छा, मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 12 सेंटीमीटर, मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है 12 सेंटीमीटर। अब ये पूछा हुआ है कि व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द मिरर सो दैट द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड कोइंसिडेंट विद द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कि इमेज कहां पर बनेगी, जहां पर ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट रेज जो है वो अपना पाथ रिट्रेस कर गई मेरे भाई, क्या कर गई, रिट्रेस कर गई। अरे ऑब्जेक्ट से निकली लाइट रेस, उसके बाद क्या हुआ, इमेज अल्टीमेटली कहां बन गई, जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन गई। इसका मतलब लाइट रेज ने अपना पूरा पाथ रिट्रेस कर लिया ना। और ये जो फंडा है ये आपको देखने को मिलता है, मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। देखो, मान लो फॉर एग्जांपल यू हैव अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अगर आप कभी लाइट रेस को स्ट्राइक करेंगे ना, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को टारगेट रखते हुए, ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर आप कभी लाइट रेस को स्ट्राइक करेंगे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को टारगेट रखते हुए, तो लाइट रेस अपना पाथ जो है वो रिट्रेस कर लेती है। मान लीजिए कि दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और अगर आपने लाइट रेस को टारगेट करा है इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ऐसे मान लो कि अगर आपने लाइट रेस को टारगेट करा है इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो पता है क्या होगा, लाइट रेस जाकर के बीच में टकरा करके वापस अपना पूरा पाथ जो है वो रिट्रेस कर लेंगी, रिट्रेस कर लेंगी, ठीक है। तो ये रिट्रेस वाला फंडे के पीछे मैं क्यों पढ़ा हूं पता है, बिकॉज सवाल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि जहां पर ऑब्जेक्ट है ना वहीं पर इमेज फॉर्म हो रही है। अगर वहीं पर इमेज फॉर्म हो रही है, इसका मतलब पक्का लाइट रेस जा रही होंगी, फिर कुछ ऐसा हुआ होगा कि लाइट रेस ने अपना पूरा पाथ जो है वो रिट्रेस कर लिया होगा, ठीक है। रिट्रेस करके वापस इमेज कहां बन रही थी, जहां से निकली थी, कहां से निकली थी, ऑब्जेक्ट से निकली थी, तो ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बन रही है। तो यहां पे जरा इस बात का ध्यान रखना कि अगर लाइट रेस स्ट्राइक करती हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है, इफ लाइट रेस स्ट्राइक्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। इफ लाइट स्ट्राइक्स सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, ठीक है, तब वो अपना पाथ जो है वो रिट्रेस कर लेती हैं। तो देन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। इस बात को जरा गौर कर करके लिख लीजिएगा, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई, पक्का, डन। चलो भाई, अब ये वाला फंडा मैं यूज करने वाला हूं पीछे। यहां जरा गौर करिए, कहा गया कि कॉन्वेक्स मिरर तो हमने यूज करा है जिसका जो फोकल लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब पता है क्या होगा, ये लाइट रेज ना वापस रिट्रेस करके ऑब्जेक्ट पे तभी आएंगी जब ये लाइट रेज दरअसल कन्वर्ज हो रही होंगी कॉन्वेक्स के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। मैंने वही कहा था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप स्ट्राइक करवाने का ट्राई कर रहे हो, तभी लाइट रेज अपना पाथ जो है वो रिट्रेस कर लेती हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारे सवाल के अकॉर्डिंग लाइट रेज को पक्की बात है कि अपना पाथ रिट्रेस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन रही है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट से निकली लाइट रेज,
उसके बाद फिर वापस कहां आ गई, ऑब्जेक्ट पर ही आ गई, तभी तो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट पर। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज सवाल में गिवन है, ठीक है। तो अब सवाल के अकॉर्डिंग अगर चले तो ऑब्वियसली लाइट रेज जो है ना वो कहां कन्वर्ज होने वाली है, जहां पर भी कन्वर्ज होंगी वो कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। तभी लाइट रेज रिट्रेस करेंगे अपना पाथ। तो अब जरा एक काम करा जाए, पहले बनाया जाए कॉन्वेक्स मिरर। ये हमने बनाया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये वाला एकदम पॉलिश सरफेस होगा और ये वाला जो हिस्सा होगा ये नॉन रिफ्लेक्टिव साइड होगा। ये कैसा होगा, ये वाला हिस्सा होगा नॉन रिफ्लेक्टिव साइड, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होने वाला है, लाइट रेज जहां पर भी कन्वर्ज हो रही है, एक बात तो श्योर है कि सेंटर ऑफ ये कॉन्वेक्स जो है ना अपने पास कॉन्वेक्स मिरर, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो रही है फोकस, ठीक है। इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो रही है फोकस। अब जरा गौर किया जाए, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट जो है ना ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका फॉर एग्जाम्पल इसका, ठीक है। एक काम करें, जरा इसको यहां से हटा करके थोड़ा सा पीछे बनाया जाए, यहां बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि हाँ भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो है अब, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, एक बात तो श्योर है कि लाइट रेज जहां पर भी कन्वर्ज हो रही है वो दरअसल इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही कन्वर्ज हो रही होंगी, तभी जाएगी और टकरा करके फिर वो अपना पाथ लाइट रेज रिट्रेस कर लेंगी, ठीक है। तो अब यहां पे जरा गौर करना, सेंटर ऑफ कर्वेचर का है टारगेट। टारगेट क्या है मेरा भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर का, सेंटर ऑफ कर्वेचर का है टारगेट पूरा। अब देखो क्या हुआ है यहां था ऑब्जेक्ट, यहां से निकली है लाइट रेस, उसके बाद दे वर फोकसिंग ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, बिकॉज अगर कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप स्ट्राइक करवाओगे तभी जाकर के लाइट रेज जो है वो अपना पाथ रिट्रेस करेंगी, और जब यहां पे टकराने के बाद लाइट रेज अपना पाथ रिट्रेस कर लेंगी, जैसे आई थी वैसे उल्टे मुंह निकल गई, तो जब वो अपना पाथ रिट्रेस करेंगी तभी जाकर के यहां पर आकर के इमेज कोइंसाइड होने वाली है, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि नाउ यहां पर इमेज कोइंसाइड होने वाली है इसी पॉइंट पे, ठीक है। तो इमेज कोइंसाइड्स विथ द ऑब्जेक्ट, इमेज कोइंसाइड्स विद द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई पक्का। तो भाई साहब एक बात तो श्योर है कि इमेज कहां पे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फोकस होने वाली है, ठीक है। अब एक बहुत प्यारी सी बात गौर करना, मैंने कॉन्वेक्स लेंस के लिए निकाल दिया था कि अगर ऑब्जेक्ट रखा है 16 सेंटीमीटर की दूरी पर तो करस्पॉन्डिंग जो इमेज बनेगी वो भी कहां बनेगी, 16 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। तो यहां से ये दूरियां कितनी हो जाएंगी, 16 सेंटीमीटर। अच्छा जी, उससे भी बड़ी प्यारी बात आपको मैं अब बताता हूं, ठीक है। ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था, उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर था वो था 12 सेंटीमीटर। गिवन था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसके पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरियां हैं वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो भाई ऑप्टिकल सेंटर से, भाई सुनो, ऑप्टिकल सेंटर से ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर है इसकी दूरियां कितनी है, 16 सेंटीमीटर है पक्का, बिकॉज इमेज हैज टू बी फोकस्ड ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, तभी लाइट रेज रिट्रेस करके इमेज फॉर्म करेंगी जहां पर ऑब्जेक्ट था, ठीक है। बार बार बोल रहा हूं, बिठाओ उसको दिमाग में, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ बेटा, ध्यान देना बड़े इत्मीनान से, ठीक है। ये था पूरा 16 सेंटीमीटर, ये था 12 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली बात है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर के जो बीच की दूरियां हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर के जो बीच की दूरियां हैं ये आ जाएंगी 4 सेंटीमीटर। क्या बोलते हो, टफ लगा क्या, 16 में से 12 माइनस करना, जल्दी बताओ। ये वाली बात समझ में आ गई। इसका मतलब यहां पे जो सवाल का जो बेसिक पॉइंट था वो ये था कि लेंस और मिरर के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 4 सेंटीमीटर है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहां पे भाई सुनो, इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठाओ, ठीक है, कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे क्वेश्चन का क्या था, ये समझना कि अगर लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं और अगर वो जाकर के स्ट्राइक करना चाहती हैं मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तभी ऐसे वाले केस में, तभी ऐसी वाली कहानी में लाइट रेज अपना पाथ रिट्रेस करेंगी। और रिट्रेस करवाने के पीछे मैं क्यों पड़ा हुआ हूं, क्योंकि यहां पे सवाल में गिवन था मेरे भाई कि जहां पर ऑब्जेक्ट है ना वहीं पर इमेज कोइंसाइड कर रहा है, मतलब जहां से निकली लाइट रेज उधर को ही आ गई। आया समझ की नहीं आया, पक्का। तो इसमें सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्वेक्स लेंस, सेपरेशन डिस्टेंस किसके बीच का, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर, बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड
कॉन्वेक्स मिरर इज 4 सेंटीमीटर। ये जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो महज कितना है, ये महज है 4 सेंटीमीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आई गेस आपको ये वाली पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, पक्का आ गई। चलिए ठीक है, अब इसे गायब किया जाए तो पहले इसको नोट कर लो भाई, सवाल अगर देखना है तो। अच्छा, सेपरेशन फाइंड क्या पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द मिरर। हाँ ठीक है, सो दैट द फाइनल इमेज, वो तो कंडीशन थी। तो लेंस और मिरर के बीच का पूछा हुआ है, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 4 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो पहला काम टिक लगा लो, 4 सेंटीमीटर के ऊपर लगा लिया होगा। 3 2 1 रेडी गो, डन। चलो ठीक है, और कॉपी किताब लेके बैठा करो यार, तरीके से नोट करते हुए चलो। और ये रहा इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन। पहले आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी ले लिया, पक्का, आराम से करो। 3 2 1 रेडी गो, डन। चलो भाई ओके, ये वाली बात तो पूरी क्लियर हो गई आप लोग को। अब जरा इसे गायब किया जाए बिना समय लगाए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले वाले सवाल के ऊपर। भाई इस वाले क्वेश्चन को ना बार बार बताना बहुत जरूरी था, बिकॉज ये चीज लोगों को जल्दी क्लिक नहीं करती है, ठीक है। तो वो क्लिक तभी करेगी जब आपका 10th का बेसिक स्ट्रांग होता है, ठीक है। लेकिन मैंने अपने सारे लेक्चर्स के अंदर सारे जो बेसिक पॉइंट्स थे ना उसको भी कवर करवा दिए थे। तो आपका काम बस ये बनता है कि एक बार लेक्चर को ना वापस से रिविजिट करो, बिकॉज रे ऑप्टिक्स भाई इतना जबरदस्त चैप्टर है, ठीक है। इसकी डिमांड सोचो तुम, इसकी डिमांड सोचो, इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है ना भाई कि आप अगर एक बार रिवाइज करोगे, 2 बार रिवाइज करोगे, 3 बार रिवाइज करोगे, तब भी कभी कभी लगता है कि कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो छूट रहा है। फॉर्मूले ही इतने सारे हैं, साइन कन्वेंशन ही इतने सारे हैं, तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा डिमांड करता है आपका टाइम, और आपको देना पड़ेगा। समझ में आ गई इस बात को, ठीक है। चलो ओके, अब बिना समय लगाए जल्दी से बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। पढ़ाने का तरीका तुम जानते हो कि जो भी प्री रिक्विजिट होता है ना, मैं उसको डिस्कस करता ही करता हूं, ठीक है। अब ये सवाल क्या बोल रहा है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ओके, इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। भाई समझ में आई बात क्या बोलना चाह रहा है कभी, जब लाइट रेस ट्रैवल करता है किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में, तब उसकी जो वेलोसिटी है वो डबल हो जाती है। भाई अगर वेलोसिटी डबल हो रही है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब पक्की सी बात है कि लाइट रेस ट्रैवल कर रही होंगी फ्रॉम डेंसर मीडियम इनटू अ रेयरर मीडियम। कहां जा रही होंगी, डेंसर से निकली होंगी और जा कहां रही होंगी, रेयरर मीडियम में। बिकॉज अगर लाइट रेस रेयरर मीडियम में जाएंगी तभी तो लाइट रेस की वेलोसिटी बढ़ेगी। ये पता है ना, पक्का ये बात दिमाग में अटकाओ अच्छे से कि अगर लाइट रेस रेयरर मीडियम में एंटर करेंगी तो वेलोसिटी बहुत जबरदस्त हो जाएगी, अगर डेंसर मीडियम में जाएंगी तो फिर डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम होती है। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेक्चर मेरा डाला हुआ था, रिफ्रैक्शन का लेक्चर होगा, ठीक है, तो प्लीज गो थ्रू दैट एज वेल। चलो ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां पे क्या समझ में आ रहा है कि हाँ भाई साहब लाइट रेस ट्रैवल कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ठीक है, तभी तो वेलोसिटी डबल हो रही है ना, तभी तो वेलोसिटी डबल हो रही है। और मैं हमेशा बोलता हूं भाई, मैं डेंसर मीडियम का जो इंडेक्स होगा ना उसको मैं μ2 लेके चलता हूं, और जो रेयरर मीडियम का इंडेक्स होता है ना मैं उसको μ1 लेके चलता हूं। ये कन्वेंशन मैंने हर डेरिवेशन में, हर न्यूमेरिकल में, स्नेल्स लॉ के पूरे जब उसको पढ़ाया था स्नेल्स लॉ को, तो उसके पूरे डेरिवेशन में भी मैंने ये कन्वेंशन फिट कर दिया था कि मैं तो μ2 यूज करूंगा फॉर डेंसर का इंडेक्स और μ1 यूज करूंगा फॉर रेयरर का इंडेक्स। चले, अब क्या पूछा है, व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। अब पूछा है द क्रिटिकल एंगल फॉर द रे फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल बी। क्रिटिकल एंगल इन चारों में से क्या होगा, आपको बस ये निकाल के बताना है, गिवन दैट की वेलोसिटी यहां पे डबल हो रही है। चलो भैया ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का तो लॉजिक लगना है, वो सवाल ने खुद ही बोल दिया है, वो सवाल में खुद ही बोल दिया गया है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का लॉजिक तो लगना ही लगना है, ठीक है। अब जरा गौर किया जाएगा इसको बहुत अच्छे से। देखो, जैसे मान लो अपन एक काम करते हैं, मान लो ये कोई डेंसर मीडियम है, मान लीजिए ये कोई डेंसर मीडियम है, ठीक है। अब आपसे पूछा हुआ है क्रिटिकल एंगल, क्या पूछा हुआ है आपसे, क्रिटिकल एंगल पूछा हुआ है, तो मतलब एक ऑब्जेक्ट रखा होगा ऑब्वियसली, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां से निकल रही होंगी लाइट रेस। भाई परसेप्शन सेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है, मतलब लाइट रेस का कोर्स समझना बहुत जरूरी है। लाइट रेस गई ऐसे, यहां पे इत्मीनान से आप प्लॉट कर दो नॉर्मल, ठीक है। अब क्रिटिकल एंगल पे होता क्या है ना कि लाइट रेस जो है ना वो ग्रेस करना शुरू कर देती हैं ऑन द इंटरफेस। कहां पर ग्रेस करना शुरू कर देती हैं, ऑन द इंटरफेस। बोलो भाई, अब ये जो एंगल है इसे कहा जाएगा क्रिटिकल एंगल, बहुत बड़ी बात तो नहीं है यहाँ पे। और ये जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री, ऑब्वियसली क्रिटिकल एंगल के करस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है वो बनता है ऑब्वियसली 90 डिग्री, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। अब जरा गौर करते हुए चलेंगे, डेंसर का इंडेक्स μ2, रेयरर का इंडेक्स μ1, और लाइट रेस ट्रैवल कर भी रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, बिकॉज वेलोसिटी अब उसकी डबल होने वाली ना, ठीक है। जैसे ये बाहर निकली वेलोसिटी हो गई डबल, ठीक है, बिकॉज सवाल में गिवन था। तो मैं एक आध छोटे मोटे फंडे तुमको बता रहा हूं पहले से ही। जब मैं ये VR का टर्म यूज करूंगा ना, इससे लिखूं
पिंक। देखो भाई, जब मैं ये वी आर का टर्म यूज करूंगा ना, इसका मतलब मैं लाइट की वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, बट रेयरर मीडियम में, वेलोसिटी ऑफ लाइट बट इन रेयरर मीडियम में बात कर रहा हूं, ठीक है। और जब मैं वी डी यूज करूंगा ना, इसका मतलब ऑब्वियसली मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं लाइट के वेलोसिटी की ही बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, लाइट के वेलोसिटी की ही बात कर रहा हूं, बट मैं अब बात कर रहा हूं इन डेंसर मीडियम, ठीक है। तो ये छोटे मोटे फंडे आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। और सवाल के अकॉर्डिंग पता है सबसे प्यारी बात क्या, सबसे प्यारी बात सवाल के अकॉर्डिंग ये है कि वेलोसिटी डबल हो रही है, वो उसने बता दिया, ठीक है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई कोई भी चीज मैं तुम्हारे लिए छोड़ नहीं रहा हूं, ठीक है। सब चीजें मैं करवा रहा हूं तुमसे, बस ये एक्सपेक्टेशन है कि तुम हर लेक्चर को बहुत इत्मीनान से देखोगे। या लेंथ अगर लंबी लग रही है ना लेक्चर की, तो वो इसलिए लग रही है बिकॉज हर क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करवाया। अब मैं अगर 2-2 मिनट में सॉल्व करवाते हुए आगे निकल जाऊं, लेक्चर बनेगा आधे घंटे का, तो फिर उसमें तुम्हारा फायदा क्या हुआ, तुम सोचो तुम्हारा क्या फायदा हुआ, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हर एक चीज को ना डिटेल में समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज अब एक ही चीज है, एक ही क्वेश्चन है, तुम एक बार पढ़ोगे तुम्हें एक डाउट आएगा, फिर अगली बार पढ़ोगे एक और नया डाउट आएगा। तो भाई मैं तुम्हारे लिए डाउट आए ही ना, ठीक है, वो अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहा हूं कि वो मैं स्कोप ही खत्म कर दूं, तुम्हारे लिए डाउट आए ही ना, ठीक है। उसके बाद तो फिर अब लेंथ इसलिए हल्की सी लेक्चर की लंबी हो जाती है। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, अगर आप गिवन क्वेश्चन पे ध्यान दें तो भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि वेलोसिटी जो है वो डबल हो गई है, वेलोसिटी जो है वो डबल हो गई है, ठीक है। तो मतलब वेलोसिटी जो रेयरर मीडियम में है ना, वो डबल आ गई है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, ठीक है। ऑब्वियसली रेयरर में जाकर के ही तो वेलोसिटी बढ़ेगी ना, तो वी आर जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम जो है, दिस इज ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, ठीक है। अब जरा आ जाओ समझना अच्छे से कि आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था क्रिटिकल एंगल। आपको क्या निकालना है, क्रिटिकल एंगल। और बेसिक फॉर्मूला क्या होता है पता है, बेसिक फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू 1/sin c। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू 1/sin c। और जिसने लेक्चर्स कंप्लीट करे हैं मेरे, उनको ये बात तो पता है कि जब भी मैं म्यू लिखता हूं ना, तो मैंने कहा था कि यार म्यू ना कई बार ऐसा होता है कि μ2/μ1 होता है, उसको सिर्फ म्यू लिख दिया जाता है, ठीक है। ऐसा मैंने बहुत बार करवाया था डेरिवेशंस के अंदर भी। जिसको नहीं भी पता होगा वो भी अब इस बात को समझ जाएगा कि अगर म्यू लिखा हुआ है ना, मतलब वो μ2/μ1 को रिप्लेस करके लिखा हुआ है मेरे भाई। तो μ2/μ1 इज इक्वल टू 1/sin c हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आप sin c निकालेंगे, रेसिप्रोकेट कर दो ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा μ1/μ2, क्या हो जाएगा μ1/μ2, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहता हूं, आपको तो पता ही है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है पता है, सोचो सोचो सोचो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है, ठीक है। तो अब जरा गौर करिएगा, ये जो मैं μ1 लिखता हूं ना, इस μ1 का मतलब क्या होता है पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। और जो मैं μ2 लिखता हूं उसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ठीक है। चलेगा आप लोग को इतना, ओके। साइन सी, भाई सुनो, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है आपको रेयर मीडियम का, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम अपॉन, जब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है डेंसर मीडियम का, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई पक्का। अब जरा मैं इसको हल्का सा अलजेब्रा खेल रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर, इसको पलट के मल्टीप्लाई कर दो तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर अपॉन सी, ठीक है। तो नाउ अब जब आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी पूरी कहानी कि साइन सी जो है, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल जो है वो क्या आ जाएगा, सी से सी निपट गया, सी से सी जो है वो यहां पर निपट जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, वीडी अपॉन वी आर बचेगा। अब ये वीडी का मतलब क्या होता है, वीडी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, और वी आर का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द रेयर मीडियम, ठीक है। अब अगर मैं सवाल के अकॉर्डिंग चलूं, तो वी आर जो है वो तो ट्वाइस ऑफ वीडी है, तो वीडी को बिल्कुल मत छेड़ना। और जो VR है, ये VR क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ VD, तो VR को लिख दो ट्वाइस ऑफ VD। अब भाई साहब जैसे कटेगा VD से VD, तो आपके पास जो बचेगा वो ये बचेगा, जैसे कटेगा VD से VD तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 1/2, ठीक है। और 1/2 कब आता है पता है, साइन के टेबल में 1/2 कब आता है, 30 डिग्री पे। अब जरा देख लो, साइन C इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है, देयरफॉर क्लियर सी बात है कि क्रिटिकल एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्रीज। इट्स एज सिंपल एज दैट,
क्रिटिकल एंगल का आंसर कितना आ जाएगा 30 डिग्रीज, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, पक्का ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, तो जो गिवन कंडीशन थी ना, कंडीशन पे बहुत अच्छे से फोकस करना है प्लीज। ठीक है, कंडीशन जो गिवन थी वो गिवन थी कि अब जैसे आप पहुंचे रेयर मीडियम में तो वेलोसिटी डबल हो गई है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द डेंसर मीडियम। ठीक है, उसी को मैंने इंप्लीमेंट करा और उसके बाद एक बेसिक सा फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे खोला जाता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुलता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, चलिए ठीक है, आई गेस आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। क्रिटिकल एंगल का आंसर आ गया 30 डिग्री। क्वेश्चन देखना है क्या? 30, ये ऑप्शन, एक बार चाहो तो क्वेश्चन देख लो, ये रहा इसके ऑप्शन, 3 2 1 रेडी गो डन। चलो हो गया होगा। अब उसके बाद ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। भाई पहले आप एक काम करिए, इसको इत्मीनान से नोट करिए। ठीक है, और उसके बाद ही फिर हम इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। जल्दी करेगा, चलिए ठीक है, ग्रेट जॉब, ये तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब जरा इसे गायब किया जाएगा और बढ़ते हैं अपने अगले वाले सवाल की तरफ। हमारा आंसर इसका आ चुका है ऑप्शन ए, दैट वाज 30 डिग्री। टिक कर लिया होगा तुम लोगों ने। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ऐसा वाला क्वेश्चन एक पहले भी कर चुके थे, लेकिन ये थोड़ा सा अलहदा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट is placed at 4 मीटर below the surface of liquid। ठीक है, 4 मीटर नीचे रखा है लिक्विड के, और जिस लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 5/3। द मिनिमम डायमीटर ऑफ द डिस्क which should be placed over the source on the surface of liquid to cut off all the light coming out of water। ठीक है, इसका मतलब, अरे वही वाला सवाल हो गया भाई, ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर क्या होने वाला है कि यहां पे ना उसके ऊपर ब्रिम के ऊपर एक सर्कुलर डिस्क है। ठीक है, सर्कुलर डिस्क के बाहर की सारी लाइट जो है वो कट ऑफ हो रही है। ठीक है, तो जो भी विजिबिलिटी है ना वो सर्कुलर डिस्क तक ही है, मतलब जितनी भी लाइट रेज हैं वो कॉन्स्ट्रेंड है इस सर्कुलर डिस्क के एरिया तक। ठीक है, इसका मतलब इसके सर्कुलर डिस्क के बाहर लाइट रेज नहीं जा पा रही हैं बिकॉज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये वाला फंडा काम करने वाला है यहां पे। ऐसा वाला सवाल मैंने पहले भी करवाया था, एक बार वापस करवा रहा हूं, ये हल्का सा लेकिन डिफरेंट सवाल है। ठीक है, एग्जैक्टली वैसा नहीं है। ठीक है, तो क्या निकालना है यहाँ पे? द मिनिमम डायमीटर ऑफ द डिस्क। क्या निकालना है? मिनिमम डायमीटर निकालना है, रेडियस नहीं निकालना है। ठीक है, चलो भाई साहब शुरू करें इसको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो पहले तो भाई साहब पानी बनाते हैं यहाँ पे तरीके से। ठीक है, गौर करेगा अच्छे से। मान लीजिए ये पूरा पानी पानी अपन ने जो है वो बना के रख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है जो कि 4 मीटर नीचे एग्जिस्ट कर रही है। कहां एग्जिस्ट कर रही है? 4 मीटर नीचे एग्जिस्ट कर रही है। तो ये हम ले लेते हैं इसको एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ले लो भैया, ये ले लिया हमने, ये हमारे पास पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है जो कि 4 मीटर नीचे गहराई में। ठीक है, अब यहां से निकलने वाली है लाइट रेस। क्या निकलने वाली है यहां से निकलने वाली है लाइट रेस। ठीक है, चलो लाइट रेस लेंगे हम यहां पे, एक सेकेंड। एक निकली स्ट्रेट लाइट रे। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइट रे निकली है वो तो निकल जाएगी सीधे, जो स्ट्रेट लाइट रेज निकली है वो तो निकल जाएंगी सीधे ही सीधे, तो उसको जाने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके साथ। ठीक है, उसके बाद फिर एक और लाइट रे लेते हैं, एक और लाइट रे लेते हैं। अच्छा, ऊपर क्या है कि एक सर्कुलर डिस्क बन रहा है। पहली बात तो ये है कि ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है एक सर्कुलर डिस्क। ठीक है, तो पहले सर्कुलर डिस्क अपन बना दें एक बार तरीके से। सही जा रहा है इतना इतना? ठीक है, चलो ठीक है। तो ये सर्कुलर डिस्क के एरिया में ही दिख पा रहे हैं ना, ये वाला मैटर है यहाँ पे, इसलिए मैंने बनाया यहाँ पे सर्कुलर डिस्क। और उसके बाद तो फिर निकल रही है लाइट रेस, एक और निकलेंगी, यहां से निकालते हैं। एक लाइट रे ऐसे जाएगी। ठीक है, अच्छा जो लाइट रे ऐसे जाएगी ना, इसके बाहर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है पता है कि यहाँ पे आ गया क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल आ गया तो फिर लाइट रे जो है वो ग्रेस करना शुरू कर देंगी ऑन द इंटरफेस ओनली। ठीक है, वैसे एक लाइट रेस फिर यहां से भी निकलेंगी और फिर ये भी ग्रेस करना शुरू कर देंगी ऑन द इंटरफेस ओनली, फिर ये भी ग्रेस करना शुरू कर देंगी ऑन द इंटरफेस ओनली। ठीक है, तो ये लाइट रेस को जाने दो भाई साहब, एरो के बिना काम थोड़ी चलेगा। तो यहाँ पे जो लाइट रेस जा रही है ऐसे करके, वो लाइट रेस यहाँ निकल गई, जो लाइट रेस ऐसे करके जा रही थी वो लाइट रेस फिर यहाँ निकल गई। और अब यहाँ पे बनने वाला है नॉर्मल। क्या बनने वाला है यहाँ पे बनने वाला है नॉर्मल। ठीक है, और यहाँ पर भी बनने वाला है नॉर्मल। ठीक है, अब उसके बाद क्या होने वाला है भाई, एक बात सुनो, यहां पर ना जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है क्रिटिकल एंगल सी के बराबर, तो ये भी कितना बन जाएगा, ये भी बन जाएगा सी के बराबर। और सवाल में पहले से गिवन है कि जो डेप्थ है इसकी वो है 4 मीटर, ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी यहां पे 4 मीटर। तो ये जो दूरियां हो जाएंगी, ये जो सरफेस पे
ये जो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो हमसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज द डायमीटर, आई गेस ना, ठीक है, द मिनिमम डायमीटर ऑफ द डिस्क, ठीक है। तो मतलब डायमीटर पूछा हुआ है, तो एक काम करा जाए, पहले इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में रेडियस निकालो, फिर डबल कर देना, ठीक है। नामकरण कर दें, इसका क्या ओ रख दो, इसका नाम रख दो मेरे नाम पे P, इसका नाम रख दो Z, ठीक है। C तो क्रिटिकल एंगल है भाई, C तो क्या है, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो जैसे अपन ट्रायंगल OPZ पे करेंगे फोकस, तो हमें पूरी कहानी समझ में आएगी कि यहां पे एक काम करो, म्यूज इक्वल टू 1/sin c होता है ना, क्या होता है, म्यूज इक्वल टू 1/sin c। साइन सी निकालने के लिए मुझे चाहिए ट्रायंगल ओपीजेड, ठीक है। अब जरा गौर करना अच्छे से, साइन सी निकालना है मतलब परपेंडिकुलर अपॉन लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। ये रहा सी, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, आर के बराबर, तो साइन सी था, तो परपेंडिकुलर अपॉन ऊपर क्या जाएगा, लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है भाई। ये जो लॉन्गेस्ट साइड है वो ऑब्वियसली अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर मतलब 16, प्लस क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया ना, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस आर का स्क्वायर, वैसे ही लिख भी दिया उसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है भाई। जो म्यू था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी वैल्यू क्या थी, जरा गौर किया जाए, इसकी वैल्यू थी 5/3, इसकी वैल्यू क्या थी 5/3, तो लिख दिया इसको 5/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 16 प्लस आर का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब एक काम करो, यहां पे स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड्स, ठीक है। तो जैसे आप यहां पे स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड्स, जैसे आप यहां पर स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा पता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25 अपॉन 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, जब यहां पे स्क्वायर करोगे ना, तो ये हो जाएगा 16 प्लस आर का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। क्या आपको इतनी पूरी बात समझ में आ गई, पक्का डन है, चलो ठीक है भाई। काम करो, पहले जरा इतना नोट करो, फिर अपन इसमें आगे बढ़ने वाले हैं, जल्दी करना। चलिए ठीक है, ओके गो, है ना। अब उसके बाद क्या, हल्का सा अलजेब्रा है भाई साहब, सॉल्व किया जाए इसको फटाफट। तो 25 को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 आर का स्क्वायर करना पड़ेगा। उसके बाद 16 को 9 से करेंगे, 160 माइनस 16 144, तो ये हो जाएगा 144 प्लस क्या आ जाएगा 9 टाइम्स आर का स्क्वायर। इसको यहाँ फेंक दो तो 25 माइनस 9, ये कितना आ जाएगा 144, ठीक है। तो आर स्क्वायर इस लिहाज से आर स्क्वायर कितना हो जाएगा पता है, आर स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारे पास 9, ठीक है। तो आर कितना हो जाएगा, आर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, आर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे जो रिक्वायर्ड था वो डायमीटर था, ये अपन ने सही करा है, तो आर स्क्वायर 9 आ गया, आर 3 आ गया। नाउ अब जो आपसे डायमीटर रिक्वायर्ड था, तो बस डबल कर दो यार, क्या करना है। डायमीटर ऑफ द डिस्क जो रिक्वायर्ड था, तो वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। 6 सेंटीमीटर इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो भाई साहब ये रहा इसका पूरा डिटेल सोल्यूशन, और ये था आपका क्वेश्चन देखना एक बार वापस देख लो, और 6 सेंटीमीटर पे पहली फुर्सत में टिक कर दो, भैया हमारा आंसर तो आ चुका है, ठीक है। तो आ गया 6 सेंटीमीटर, क्लिक कर दिया, टिक कर दिया। चलो ये रहा इसका पूरा का पूरा डिटेल सोल्यूशन, जल्दी से जल्दी इसको नोट करो। 3 2 1 रेडी गो, डन। चलो हो गया होगा, ओके, बहुत जबरदस्त, क्लियर किया जाएगा इसको। अब बढ़ते हैं जल्दी से जल्दी इसके अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो आप पॉइंट्स और ये तो अभी अपन ने करा जस्ट, ठीक है, ओके 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 ओके, माफ करिए। अब आ गया है 10th वाले क्वेश्चन के ऊपर। अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर on other side of the lens at what distance from the lens a convex mirror of radius of curvature 10 centimeter be placed in order to have an upright image of the object coincident with it। ठीक है भाई, वापस से जो लाइट रेज हैं वो कोइंसिडेंट हो रही हैं, इसका मतलब पक्की सी बात है कि लाइट रेज, ये तो लिख ही लो यार, ठीक है, लाइट रेज आफ्टर कन्वर्जिंग फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, after converging from the convex lens were targeting, भाई जब लाइट रेज टारगेट करेंगी सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ठीक है, जब लाइट रेज टारगेट करेंगी सेंटर ऑफ कर्वेचर को, कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर को, तभी जाकर के ऐसा होने वाला है कि लाइट रेज अपना पाथ रिट्रेस कर जाएंगी, और तभी जाकर के लाइट रेज कहां जाकर के बनाने वाली इमेज, जहां पर ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो रिट्रेस करने का मतलब क्या होता है, जहां से आई थी वहीं चली गई, कहां से आई थी, ऑब्जेक्ट से आई थी, तो कहां चली गई, ऑब्जेक्ट के पास चली गई, तभी तो कहते हैं उसको, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस वर टारगेटिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वर टारगेटिंग the center of curvature, were targeting the center of curvature of convex mirror,
ठीक है, तो इस सवाल में पहले कूदने से पहले एक काम करा जाए कि जरा इसको नोट कर लिया जाए। पक्का? चलो 3 2 1 रेडी गो, डन। ओके, डन, क्लियर है। अब एक काम करो भाई साहब, अब आओ सवाल के ऊपर। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है? यहां से है ये 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले तो अपन इस पे आते हैं भाई साहब, पहले बनाया जाए उसको तरीके से, पहले इसको बनाया जाए। चलो ये लिया हमने कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये लिया हमने इसका पूरा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और उसके बाद इसकी बनाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसकी बनाओ भाई प्रिंसिपल एक्सिस। ये जा रही है इसकी पूरी की पूरी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे हो क्या रहा है, जो कॉन्वेक्स लेंस हमने यूज किया है ना, इसका फोकल लेंथ है कितना? महज 20 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लिया अपन ने इस बात को, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है। अब क्या है कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सवाल के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूं मैं, सवाल के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। तो उसमें कहा गया है कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हम रख देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये डिस्टेंस कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो अब एक काम किया जाए पहली फुर्सत में, तो पहले ये निकाल लिया जाए कि ये इमेज कहां बनाएगा, बिकॉज हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहां पर ऐसा हुआ था कि जो ऑब्जेक्ट था ना वो कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ था। तो वहां से मुझे ध्यान था कि अच्छा ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसकी इमेज कहां बनती है? उतनी ही दूरी पे ऑन दी राइट हैंड साइड बन जाती है, ठीक है। बट यहां तो ऐसा नहीं है, फोकल लेंथ है 20, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर शुड बी एट 40, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? 30 सेंटीमीटर पे। तो पहले जरा हम गेम खेल लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? कॉन्वेक्स लेंस के रिस्पेक्ट में। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, लेंस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं यार। तो 1/f = 1/v माइनस का 1/u, पक्की बात है। अच्छा f की वैल्यू कितनी है? 20, फोकल लेंथ कितना है? 20। उसके बाद इमेज कहां बन रही है वो तो नहीं पता, माइनस ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? वो रखा है -30 पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1/v जब आप निकालोगे ना तो ये आ जाएगा 1/20 माइनस का 1/30। क्या हमने सही करा है? तो 1/20 बिल्कुल सही करा है हमने, ठीक है। तो 1/v कितना होगा पता है? 30 - 20 करोगे तो 10, और नीचे कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 600। तो इसके हिसाब से जो इमेज बनेगी वो बनेगी प्लस के 60 सेंटीमीटर पर। इमेज कहां बननी चाहिए? प्लस के 60 सेंटीमीटर पे, ठीक है। ओके, मान लेंगे ये था 30, तो इमेज बनेगी प्लस के 60 सेंटीमीटर पे। तो 30 तो इतना हो गया, उसके बाद इतना और कर लेते हैं और इतना और कर लेते हैं, ठीक है भाई साहब। रफली मान लिया कि चल ठीक है, यहां पर इमेज बननी चाहिए। अगर सिर्फ ये कॉन्वेक्स लेंस काम कर रहा होता तो ऐसा होता, ठीक है। बट उसके बाद क्या देके रखा हुआ है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है इसका? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बात बताऊं, ये इमेज जहां पे बन रही है ना, दिस पॉइंट शुड बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। मैंने वही तो कहा था भाई, लाइट रेस को रिट्रेस करवाना है, गलती मत करो। लाइट रेस को क्या करवाना है? लाइट रेस को रिट्रेस करवाना है। तो रिट्रेस वो तभी होंगी, रिट्रेस लाइट रेस तभी होंगी जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे स्ट्राइक कर रही होंगी। किसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे? किसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे? कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। तो पहले काम करा जाए, लाइट रेस को पहले घुमाया तो जाए। ये लाइट रेस गई ऐसे, ये लाइट रेस गई ऐसे, ठीक है। अभी कन्वर्स तो मैं करवा दूंगा, ये लाइट रे जा रही है ऐसे करके, ठीक है। अभी कन्वर्ज तो मैं करवा दूंगा, कन्वर्ज वो होंगी ना तो ऐसे कि मतलब आई डैश जो है ना वो वहां पे जाके टकराएंगी, ठीक है। अब लाइट रेस को रिट्रेस करना है तो फिर जो आई डैश है ये दरअसल कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, और कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले से गिवन है 10 सेंटीमीटर। कितना गिवन है? हाँ जी, 10 सेंटीमीटर ही गिवन है। तो अब जरा एक काम करूं क्या मैं बीच में, अब डालता हूं कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, ये दूरी कितनी आ रही है इन टोटल? 60 सेंटीमीटर आ रही है। इसको लिख ही देते हैं यार, ये दूरी कितनी आ रही है? टोटल 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब कॉन्वेक्स मिरर जो है ना वो तरीके से अगर बनाया जाए तो यहीं यहीं का बनाते हैं, ठीक है। तो ये होना चाहिए कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये रहा कॉन्वेक्स मिरर। और सबसे प्यारी बात पता है क्या है कि ये जो है ना आई डैश वो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आई डैश क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो क्योंकि भाई वही तो कहानी है ना यहाँ पे, आई डैश क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बिकॉज लाइट रेज आ करके ऐसे स्ट्राइक कर रही है एज इफ वो वहीं पे ठोक देंगी उसको, ठीक है। तो भाई ये तभी पॉसिबल होगा ना जब ये एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे स्ट्राइक करेंगी, तभी तो वो रिट्रेस करवाएगा और इमेज कोइंसिडेंट हो जाएगी विद द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज कोइंसिडेंट हो जाएगी विद द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि इमेज कोइंसाइड्स विद द ऑब्जेक्ट, इमेज कोइंसाइड्स विथ
द ऑब्जेक्ट। चलो भाई साहब इतना पूरा क्लियर है। अब ना लाइट रेस को आना है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। देखो भाई एक बात तो क्लियर हो गई मेरे को, देखो यहाँ पे क्या होने वाला है ना, ये जो दूरियां होने वाली हैं, ये जो दूरियां होने वाली हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो पहले से गिवन है कि वो तो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो मतलब ये कितना है 10 सेंटीमीटर, ये कितना है 10 सेंटीमीटर पक्का। अब जरा गौर करना अच्छे से हो क्या रहा है ना, आपसे ये पूछा होगा ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, मतलब कितनी दूरी पर, लेंस से कितनी दूरी पे आप कॉन्वेक्स मिरर को प्लेस करेंगे। तो आपका आंसर आ चुका है कितना 50 सेंटीमीटर। कैसे आएगा 50 सेंटीमीटर भाई, ये पूरा 60 है और कॉन्वेक्स मिरर की तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बननी चाहिए थी इमेज, तो यहाँ पे ये दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 60 में से 10 गया तो कितना बचा 50 ही बचा ना। तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में जो दूरियां हैं दिस इज नथिंग बट जस्ट 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक बार जो कोर्स ऑफ रेस है जरा उसको देख लिया जाए तरीके से। चलो भाई आ जाए कोर्स ऑफ रेस पे पहले आ जाते हैं। कौन से कलर की, येलो कलर की, ठीक है। तो लाइट रेस को तो स्ट्राइक जो करना है ना वो करना है सेंटर ऑफ कर्वेचर को टारगेट बनाते हुए। लाइट रेस तो स्ट्राइक करी है सेंटर ऑफ कर्वेचर को टारगेट बनाते हुए। चलो ये लाइट रेस ऐसे स्ट्राइक कर रही हैं किसको टारगेट बनाते हुए, सेंटर ऑफ कर्वेचर को। सही जा रहे हैं, ठीक है। अब जरा गौर करते हैं, अगर मैं ऐसे करूंगा ना एक्स्ट्रापोलेट, जरा गौर करना, देखो अगर मैं लाइट रेस को इसके लिहाज से अगर मैं ऐसे एक्स्ट्रापोलेट करूं, ठीक है, अगर मैं लाइट रेस को इसके लिहाज से ऐसे एक्स्ट्रापोलेट करूं तो लाइट रेस कहाँ जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। बट द थिंग इज दैट कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप करते हैं ना टारगेट, तो लाइट रेस जो है वो अपना पाथ जो है वो रिट्रेस कर लेती है। मतलब ऐसे लाजमी सी बात है आ तो रही थी, बट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप करोगे टारगेट कॉन्वेक्स मिरर के तो वो रिट्रेस करवा देगी पाथ। लाइट रेस ऐसे आ तो रही थी बट सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप करोगे टारगेट तो वो ऐसे रिट्रेस करवा देंगी, जिसके बाद लाइट रेस पूरी जाकर के यहीं पे आकर के स्ट्राइक करेंगी। इसलिए अपन कहते हैं कि इमेज जो है वो कोइंसाइड करेगा विद द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर सी बात है कि सेपरेशन डिस्टेंस जो आया है बिटवीन द कॉन्वेक्स लेंस एंड द मिरर वो आ गया है 50। तो सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड convex mirror, between the convex lens and the convex mirror is 50 सेंटीमीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई पक्का। तो 50 सेंटीमीटर पे टिक तो अपन ने करके रखा हुआ है, ठीक है, तो इसको जरा नोट कर लेना। और ये रहा आपका पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन, इसको तरीके से नोट कर लो, ठीक है। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो हो गया, बहुत जबरदस्त भाई। तो ये आपका जो था क्वेश्चन नंबर 10 तक का खत्म हो गया। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 1 चल रहा था, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे जो भी प्री रिक्विजिट था किसी भी सवाल के लिए वो मैं आपको पूरा बताते हुए चला था। आपका काम बस अब ये बनता है कि तरीके से नोट कर लो, बिकॉज कहानी भी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ पार्ट 1 था। अब अगला तुम बैठ के चेक करोगे पार्ट 2, ठीक है। तो ऐसे ही सारे पार्ट्स खत्म कर देना, उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि यार अब न्यूमेरिकल्स में दिक्कत फाइनली नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।